sir, good morning. Yes sir. So GST, goods and services tax, I hope आपको समझ में आया भाई. क्लियर. इंट्रो हमने पढ़ा कि हाउ द जीएसटी केम इनटू एग्जिस्टेंस. अरे क्लियर. 10 का क्रेडिट क्यों मिला, शायद समझ में आया आपको बच्चों. अरे हाँ है ना भाई. क्लियर. जीएसटी काउंसिल ने किस तरह से सारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को साथ में रख के इस एक्ट को बनाया, शायद समझ में आया आपको. अरे यस नो पक्का. सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, एंड व्हाट इज द आईजीएसटी. आई होप परफेक्टली क्लियर है आपके एंड पर. अरे क्लियर. स्मूथ फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे होता है सर. सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी के लिए काम आता है, आईजीएसटी के लिए भी काम आता है. क्लियर. पर एसजीएसटी क्रेडिट सीजीएसटी के लिए काम नहीं आता है. सी और एस आपस में काम नहीं आएंगे. आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट किस तरह से दोनों में काम आता है, आईजीएसटी में भी काम आता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी के लिए भी काम आता है. आई होप परफेक्टली क्लियर है आपके एंड पे सर. अरे यस नो पक्का. तो सर जीएसटी इंप्लीमेंट करने के लिए सर 35 एक्ट बन गए थे जो मैंने आपको कल बताया बच्चों. अरे यस नो पक्का 100%. अच्छा कल जो मैंने आपको पूरी चेन समझाई वाली, कौन सी, कि गुड्स निकला था कहां से, महाराष्ट्र से, बन के कहां गया, गुजरात, डांडिया खेलते हुए कहां पहुंचा, राजस्थान, रेवेन्यू कहां पहुंच जाएगी, राजस्थान. इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स. शायद दिल की गहराइयों तक समझ में आया सर आपको. पक्का बच्चों. ठीक. पता है बुक्स के अंदर लिखा होता है कि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, और लोग उसको याद कर लेते बेटा. हमने जिया है पूरा यहाँ पे. क्लियर. कि हाउ इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स होता क्या आखिर, वो हमने समझा है. वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट होता क्या है, शायद आपको समझ में आ गया बच्चों. क्लियर. मतलब हमने केवल डायलॉग याद नहीं कर रहे सर, वो डायलॉग बने कैसे, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट कैसे हुआ है, शायद आपको पूरी पिक्चर क्लियर है सर. अरे यस नो पक्का बच्चों 100%. चलो सर आगे बढ़े हम बेटा. ओके चलो अब शुरू करते हैं हम. क्या कल हमने बात करी थी क्या, कि सीजीएसटी एक्ट के कुछ प्रोविजंस, सेलेक्टेड प्रोविजंस हमारे सिलेबस में आते हैं बच्चों, एंड आईजीएसटी के कुछ सेलेक्टेड प्रोविजंस हमारे सिलेबस में आते हैं. सो विल रीड अकॉर्डिंगली. एंड सर हम शुरू करते हैं कहां से, सीजीएसटी एक्ट से शुरू करेगा बच्चों. ओके अब एक्चुअली हम सीजीएसटी एक्ट पढ़ना शुरू कर रहे हैं. अच्छा पता है कल का जो लेक्चर था अपना, उसमें मैंने जो बातें आपको सिखाई है, हमने जो पढ़ी है, हमने जो यहाँ पे समझा है, पूरा सिस्टम जो समझा है, पता है इसकी वजह से आगे जीएसटी समझने में आपको इतना इजी रहेगा कि आपको टर्म्स पता पड़ गई. क्रेडिट अवेल करना क्या होता है, क्रेडिट यूज करना क्या होता है. अच्छा क्रेडिट क्या होता है ये भी समझ में आ गया आपको बेटा. अरे हाँ है ना. आईजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, मैन्युफैक्चरर क्या होता है, एक्साइज क्या था, सर्विस टैक्स क्या था, वेट क्या था. आई थिंक पूरा फंडा क्लियर है सर आपको. ठीक है. पता है हमेशा ध्यान रखो बेटो, चैप्टर्स पढ़ने से पहले, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले वो टॉपिक क्यों आया, कैसे आया, आखिर हुआ क्या था, ये अगर हमने समझ लिया तो उस चैप्टर में क्या होने वाला है वो अपने आप आपको समझ में आएगा. आपका खुद दिल चलेगा, आपका खुद का दिमाग चलेगा. यू नो ऐसा नहीं कि टीचर बोल रहा है इसलिए आपने मान लिया. आई डोंट वांट दैट कि मैं कह रहा हूं ना बस मान लेगा, ऐसा नहीं. आपका दिल कहेगा हाँ ये होना चाहिए. क्लियर. कल मैंने कई बार आपसे पूछा आपका दिल क्या कहता है बताओ मुझे आप. हाँ है ना. आपने खुद ने बोला. इट मीन्स यू आर थिंकिंग अबाउट दैट. और आपका माइंड अगर चलने लग गया तो अपने आप, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट कौन है, तो सर लॉ भी किसने बनाया है, किसके लिए बनाया है, तो डेफिनेटली वो लॉजिकल है यार. तो हम सोचो तो सही. तो वो मैं करता हूं काम. क्लियर. कि आपको जो आता है उसी को मैं डायरेक्शन देके एक अच्छे स्ट्रक्चर में उसको फिट कर देता हूं और एक्ट पूरा समझ में आएगा आपको अकॉर्डिंगली. आइए बच्चों सीजीएसटी एक्ट हम शुरू करते हैं. सबसे पहली बात, कोई भी एक्ट जब शुरू होता है, कोई भी रूल्स जब शुरू होते हैं, उसका रूल नंबर 1 या सेक्शन नंबर 1 क्या होता है बच्चों, इस एक्ट का नाम क्या होगा, एक्सटेंट कहां अप्लाई होगा और किस दिन से अप्लाई होगा, कमेंसमेंट. क्लियर. तो सर सबसे पहली बात, जीएसटी एक्ट नाम का कोई एक्ट नहीं है. या तो सीजीएसटी एक्ट है, या एसजीएसटी एक्ट है, या यूटीजीएसटी एक्ट है, आईजीएसटी एक्ट है, और हाँ है ना जीएसटी कंपनसेशन याद आया बेटा आपको, ये एक्ट है. क्लियर. अदरवाइज जीएसटी एक्ट नाम का कोई एक्ट नहीं है. ओके बच्चों. ठीक है. कॉमन पार्लेंस में बात करते हैं, बोलते हैं, एक अलग बात है सर.
ओके चलिए सरकार, सीजीएसटी एक्ट की बात शुरू करते हैं हम। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, 1 जुलाई 2017 से ये इंप्लीमेंट हुआ, पूरे हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट हुआ एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 1 जुलाई 2017 की बात करूं मैं आपसे। आर्टिकल 370 तो बाद में हटाना यार, उस टाइम तो था ना यार। क्लियर? तो सरकार क्या बोला है पता है पहले क्या होता था? आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू एंड कश्मीर नो डाउट हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान का ही रहेगा, पर आर्टिकल 370 की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एक्ट, कोई भी कानून उस स्टेट में तभी अप्लाई होता था जब वहां की स्टेट गवर्नमेंट की हमें कॉन्करेंस मिलती थी। कॉन्करेंस मतलब वहां से एक्सेप्टेंस मिलती थी कि हाँ ठीक है हम भी एक्सेप्ट करते हैं, तब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी लॉ वहां अप्लाई होता था कश्मीर के अंदर, अदरवाइज अप्लाई नहीं होता था। आज मान लो हम महाराष्ट्र में बचा, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्ट पास कर दे तो क्या महाराष्ट्र में अप्लाई नहीं होगा? वो तो पूरे हिंदुस्तान में अप्लाई होगा ना यार। तो कश्मीर का क्या अलग ट्रीटमेंट था, जिसको आर्टिकल 370 उड़ाने की वजह से हट गया है बच्चों। क्लियर? समझे मेरी बात? पर उस टाइम क्या था बच्चों? एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो 1 जुलाई 17 को जब जीएसटी आया था, इट शेल अप्लाई टू एंटायर इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड। पर 8 जुलाई 8 जुलाई 2017 महबूबा मान गई, महबूबा मुफ्ती सर, और 8 जुलाई को स्पेशल ऑर्डिनेंस पास करके जम्मू एंड कश्मीर में भी ये एक्ट अप्लाई कर दिया था। वरना डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, जो भी गुड्स और सर्विस कंज्यूम होती कहां पर? कश्मीर में, उनको रेवेन्यू नहीं मिलता, लॉस उन्हीं को होने वाला था। इसलिए वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और बोला ठीक है साहब यहां पे भी हम जीएसटी अप्लाई कर रहे हैं। हाँ है ना भाई? और उसके बाद गोइंग फॉरवर्ड तो आर्टिकल 370 हट ही गया है, अब ये तकलीफ तो आने वाली नहीं है। हाँ है ना? पर उस टाइम थी तो मैंने आपको बताया भी बेटा। ओके मालिक? अरे क्लियर? पक्का? डन? तो सर ध्यान दीजिएगा, इट शेल एक्सटेंड टू एंटायर इंडिया। व्हाट डू मीन बाय इंडिया? हिंदुस्तान, भारत मां को डिफाइन करो। इंडिया की डेफिनेशन शायद आपने डायरेक्ट टैक्स में पढ़ी होगी, सुना होगा आपने। इंडिया, चलो पहले बात इंडिया की कर लेते हैं हम सर। हिंदुस्तान, भारत मां, सारे जहां से अच्छा भारत माता की, बहुत बढ़िया। सर इंडिया, सुना बात ध्यान से। इंडिया की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो लैंडमास, जो बाउंड्री है इंडिया की, आप देखिएगा सारे, अरे दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज, आपको समझाने के लिए, बाकी इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है सर। ओके सर, ओके 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 समझिएगा। इंडिया सर, लैंड मास जो इंडिया का दिख रहा है, ये तो इंडिया है ही है बेटा। अच्छा, ऊपर से अपना ही है बेटा, हमारा देश बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ओके, अभी पीओ के भी आने वाला है सर। सर अखंड भारत, वेरी गुड बेटा। सर इंडिया लैंड मास तो ही है बेटा, प्लस प्लस प्लस, यस गुड। इधर क्या बेटा? पानी। ब्लू है, पानी पानी है ना बेटा, गुड। कभी सोचा आपने पानी ब्लू क्यों होता है बेटा? हाँ क्या बेटा? इसलिए साइंस नहीं ली बेटा। सर सुनना ध्यान से, मालिक इंडिया लैंड मास तो इंडिया का है ही है बेटा, जो बाउंड्री वॉल अपनी है, प्लस इंडिया एक्सटेंड्स टू, हाँ जी, 200 नॉटिकल माइल्स।
इनकम टैक्स एक्ट कितने में अप्लाई होता है? इनकम टैक्स एक्ट केवल फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल में अप्लाई होता है बच्चों, जिसको बोलते हैं इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। जहां तक मेरा नॉलेज है सर, इनकम टैक्स मेरे को आता नहीं है सर। हाँ है ना भाई? आई थिंक आपको क्लियर है बेटा ये बात। और यस नो क्लियर? पर फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी, फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी पूरे 200 नॉटिकल माइल्स पर जीएसटी अप्लाई होता है। इंडिया एक्सटेंड्स टू एंटायर 200 nautical miles in the seashore or from the seashore. क्लियर? अब सुनना बात को ध्यान से, ये 200 नॉटिकल माइल जैसे मान लो ये है, क्लियर? फ्रॉम दी सी शोर, समुद्री किनारे से 200 नॉटिकल माइल बेटा इस तरफ दिख रहा है बेटा आपको ये। पर खास बात, अगर हम इस तरफ की बात करेंगे तो वो इस तरफ है बेटा। समझा मेरी बात? ओके ओके ओके, लॉजिक क्लियर हो ना सब आपको? या इसका भी समझाऊं लॉजिक बेटा? क्लियर है ना बेटा? और समझो इसमें कुछ आगे है ना, मतलब पका केवल आप नहीं सकते हो बेटा, कुछ स्किल्स हमें भी पकाने की। ओके सर, सुनना बात ध्यान से। सो ऊपर बेटा पानी डालते नीचे आया था ना बेटा, इसलिए ऊपर नहीं बेटा अभी, ठीक? हाँ इतना लॉजिक नहीं बेटा, ऊपर पानी डालेंगे नीचे आएगा ना यार, इसलिए ऊपर पानी नहीं बेटा, नीचे ही पानी अभी, ठीक है? और समझाऊं कुछ? पक्का? 100% क्लियर? ओके, नहीं और भी कोई डाउट हो तो आई कैन क्लियर? ओके और एक्चुअली क्या है बेटा, जैसे आपको डाउट क्यों आया होगा मैं बताता हूं आपको बेटा, क्योंकि यहां से पानी जाता है ना बेटा, तो देखो आप देखो बेटा, ये खुद ऊपर से ओपन है बेटा, तो पानी आ सकता है बेटा, पर यहाँ पे है ना एक, यहाँ पे यह थोड़ा छेद है बेटा, यहाँ पे तो निकल जाता है पानी बेटा। अभी ठीक है सर? अभी समझ में आया तेरे को बेटा? हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनको बात मतलब उम्र तो बड़ी होती पर समझदारी थोड़ी लेट आती बेटा सर नहीं, पाकिस्तान पानी में नहीं बहा बेटा। क्यों बेटा? है ना बेटा, एक बार तू आ जाना रिसर्च करके, वही रह जाना बेटा। सर सुनिए, हाँ थोड़ा भर दो इसको भी। हाँ ओके ओके ओके, चलिए चलिए, एनीवेज तो सर 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया फैला हुआ है। अच्छा, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं नेक्स्ट बात बता रहा हूं बच्चों आपको। वैसे तो इस 200 नॉटिकल माइल में कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हो, क्लियर, तो वहां जीएसटी लगेगा। ओके मालिक? ठीक सर, ये 200 नॉटिकल माइल में इसका ब्रेकअप कर लेता बेटा मैं दो पार्ट्स में। एक है फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स, फर्स्ट 12 मतलब इंडियन टेरिटरी से जुड़ा हुआ पानी बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? इसको बोलते हैं क्या? इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। अच्छा, मैंने जो नोट्स कल लिखे थे उसका पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया था, थोड़ा लेट हुआ था क्या कल, पर आप रोज में लेक्चर के बाद ही कर दूंगा शेयर। ओके बच्चों? ठीक, तो फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। ओके मालिक? सर नेक्स्ट कितना होगा बेटा? नेक्स्ट कितना होगा बेटा? तो बोलो ना, कोई डाउट है क्या आपको? 188 नॉटिकल माइल्स। और हाँ, आपको पता है 1 नॉटिकल माइल इज अराउंड 1.853 किलोमीटर्स। ओके, 1 नॉटिकल माइल इज अराउंड 1.853 किलोमीटर्स। ओके बच्चों? तो लगभग सर लगभग नहीं, एग्जैक्टली 188 नॉटिकल माइल्स जो है आफ्टर 12 नॉटिकल माइल, इसको बोलते हैं क्या? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया, है ना भाई? ये नेक्स्ट 188 नॉटिकल माइल्स हो गया। टोटल हो गया कितना बच्चों? 200 नॉटिकल माइल्स। अब सुनिएगा ध्यान से, वैसे जीएसटी के पर्पस के लिए 12 नॉटिकल माइल में आप कोई काम करो या आगे कोई काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सप्लाई अगर वहां किया है या वहां से सप्लाई आया तो जीएसटी लगेगा। ओके मालिक? यहां तक क्लियर है सर? ओके अब सर पता है 12 नॉटिकल माइल तो बहुत पास हो गया, लगभग 20-25 किलोमीटर हो गया सर।
उसके बियॉन्ड ये जो 188 नॉटिकल माइल्स है, नॉलेज के लिए बता रहा मैं आपको बेटा, यहां पर सबसे बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है इंडिया की? गुड, वेरी गुड बेटा। सर ऑयल एक्सप्लोरेशन, क्या है मालिक? ऑयल एक्सप्लोरेशन। तो यहां पे ऑयल रिग्स लगी हुई, क्या लगी हुई बेटा? ऑयल रिग्स। जहां से ऑयल एक्सप्लोर करके ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है बच्चों, हाँ ना भाई? और वो ऑयल निकाल के फिर इंडिया भेजा जाता है, हाँ ना सर? बॉम्बे हाई वगैरह आपने नाम सुना हो कभी तो, ठीक है? तो सर अगर आपने वहां कोई मशीन सप्लाई करी मान लो, तो मतलब इंडिया से इंडिया में सप्लाई करी बेटा आपने, आप इंजीनियर हो मान लो, आपने वहां पे सर्विसेज दी, इंजीनियरिंग सर्विसेज, आपने कंसल्टेंसी सर्विसेज दी बेटा, क्लियर? अच्छा वहां से कोई ऑयल जो था या कोई भी गुड्स वहां से यहाँ पे इंडिया में आया बेटा, मतलब मुंबई आया मान लो, पुणे आया बेटा, तो ऐसे केस में क्या है? इंडिया से इंडिया में सप्लाई हुआ, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कहलाता है, समझे मेरी बात? वो इंडिया से इंडिया में सप्लाई हुआ है, और ऐसे केस में क्या लगेगा मालिक? जीएसटी। यहां तक बात समझे मेरी आप? ठीक है, यही पर्पज था मेरे को ये समझाने का बेटा आपको, ओके? कि इस पूरे 200 नॉटिकल माइल्स पर जीएसटी एक्ट अप्लाई होता है, एंड एंटायर all the provisions of the GST shall apply in entire 200 nautical miles। शायद मेरी बात आप तक पहुंच गई बच्चों, पक्का? कंफर्टेबली डन? ठीक है सर, आइए सर हम बात करते हैं इन केस ऑफ जीएसटी। क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी सेक्शन नंबर 1 हम बात कर रहे थे बेटा इंडिया की, सी जीएसटी एक्ट शेल अप्लाई टू एंटायर इंडिया। और इंडिया का मतलब क्या होता है? लैंड मास तो यही है, प्लस 200 नॉटिकल माइल्स इज ऑल्सो इंडिया, जहां पे ये एक्ट अप्लाई होगा। ओके बच्चों? यहां तक क्लियर? ओके ओके, ठीक है सर, कोई डाउट? ओके सर, ये हो गया क्या इंडिया का पॉइंट, कि सर इंडिया कहां तक एक्सटेंड हुआ है, और ये जीएसटी एक्ट कहां अप्लाई होता है। ये था सेक्शन नंबर 1, ठीक है? अच्छा सेक्शन नंबर 2 जो होता है बेटा, इसमें दे रखी डेफिनेशंस। क्या दे रखी बेटा? डेफिनेशंस, कि सर इस एक्ट में जो वर्ड्स काम आए उनको, उनका मीनिंग क्या होता है। जैसे जैसे वर्ड्स काम आएंगे वैसे वैसे हम रिलेवेंट डेफिनेशंस पढ़ लेंगे बेटो, ठीक है? चलिए अभी सबसे पहली बात मैं आ रहा हूं सेक्शन नंबर 9 पर। कहा रहा बेटा मैं? सेक्शन नंबर 9 पर। सेक्शन नंबर 9 जो है वो है चार्जिंग सेक्शन। क्या है बच्चे? चार्जिंग सेक्शन मतलब वो सेक्शन जिसमें लिखा होता है कि ये काम करने पे ये टैक्स लगेगा, ये टैक्स चार्ज होगा, क्लियर? उस सेक्शन की वजह से वो टैक्स चार्ज हो रहा होता है, उस एक्टिविटी पे चार्ज हो रहा होता है, उस सेक्शन में लिखा है, दैट्स व्हाई दैट सेक्शन इज कॉल्ड चार्जिंग सेक्शन। हर लॉ के अंदर इस तरह का सेक्शन होता है जो भी टैक्सेशन के लॉ होते हैं बेटा, ठीक है मालिक? क्लियर? हम बात करें सेक्शन नंबर 9 की, सबसे पहले वो हम पढ़ेंगे क्योंकि चार्जिंग होगा किस पे होगा, फिर आगे की सेक्शन की बात करेंगे बेटा, हाँ है ना भाई? चलिए सर सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 1 ऑफ विच एक्ट? हाँ, ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, हाँ ना सर? आइए सर, ये क्या बोलता है सर? सीजीएसटी शैल बी लेविड। क्या बोलता है बेटा? सीजीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विस और बोथ, गुड्स और सर्विसेज और बोथ व्हेन सच सप्लाईज। ध्यान देना बेटा। ओ भाई, सारी गुड्स, सारी सर्विसेज और बोथ मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ है तो बेटा पे जीएसटी लगेगा, एक्सेप्ट दारू। पी कभी आपने बेटा? देखी तो होगी, नाम तो सुना होगा बेटा, क्लियर? उस पे जीएसटी नहीं लगता। अच्छा दारू को क्या बोलते हैं बेटा? वाओ बियर्स, यस वेरी गुड बेटा। एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बच्चों ध्यान देना बेटा, एल्कोहल लिकर, एल्कोहल लिकर इधर इधर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बच्चों पता है आपको
एल्कोहल लिकर केवल नशे के लिए काम नहीं आती है, उसका अदर यूज भी बेटा। एल्कोहल का अदर यूज क्या, जैसे मेडिसिन बेटा। कुछ लोगों के लिए दारू दवा है ना बेटा, है ना बेटा, क्लियर है सर। गम हो तो दारू, खुशी हो तो दारू, हाँ है ना भाई। क्या ब्रेकअप हो तो दारू, पैचअप हो तो दारू, क्या हाँ बोला तो दारू, ना बोला तो दारू, हर जख्म का इलाज दारू। वेरी गुड बेटा। मतलब आप जैसे लोग जो है ना बेटा, उनकी वजह से ही दुनिया चल रही है। मेरी बर्थडे हो तो नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा ये झूठ बोल रहे हो बेटा आप। ओके 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 सर, सुनना ध्यान से। ओके 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 सर सुनना सुना सुना। ओके तो सर CGST चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है बेटा, CGST shall be levied on इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ओके बच्चों, मतलब एल्कोहल लिकर जो अदर यूज के लिए होती है, जैसे मेडिसिनल यूज के लिए हो गई, परफ्यूम्स में काम आता है, शैम्पू में काम आता है, ठीक है, और भी दूसरे जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए एल्कोहल बनता है उस पर GST लगता है। ओके बच्चों, क्लियर। एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे GST नहीं है। अच्छा आप पूछो एक बार कि आखिर क्यों नहीं है। चलो एक काम करता हूं, एक बार पूरा ही लिखता हूं तो आधा आंसर उसमें भी बेटा। एक बार रुकिए रुकिए, ठीक है, बताता हूं क्यों नहीं आखिर बेटा। आखिर क्यों दारू को GST में लेके नहीं आए। ऐसा नहीं कि मोदी जी नहीं पीते इसलिए नहीं है, ऐसा नहीं है, क्लियर, ऐसा नहीं है सर। सुनना, एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एट द रेट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल। ए भाई, कल पता है मैंने एक बात कही थी आपसे, डेलीगेटेड पावर, याद है डेलीगेटेड पावर कि गवर्नमेंट आईडी कर सकता है चेंज, ये रहा नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। आगे ना बेटा यहाँ पे, या पार्लियामेंट के सैंक्शन की जरूरत नहीं है। पर सर ध्यान रखना, GST के अंदर जितने भी डेलीगेटेड पावर्स है, ऑल पावर्स आर सब्जेक्ट टू GST काउंसिल। क्यों बताओ, कारण बताओ आप मुझे। वरना स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में झगड़ा हो जाएगा। याद आया बेटा आपको, कल जो मैंने एग्जांपल दिया था, याद आया बेटा, किसी स्टेट ने रेट चेंज कर दी तो क्या होगा फिर, हाँ है ना भाई। इसलिए वेरी गुड आंसर। अब पता है मैं आपको ये समझा रहा हूं बेटा, आज मैं अगर मैं कल डायरेक्ट सेक्शन में 9 से शुरू कर देता तो GST काउंसिल क्या होता है, ये झगड़ा कैसे हुआ, ये फिर आप क्या करते, याद करते हैं। सर ने बोला ना, बुक में लिखा है ना, बस याद करने का है। अभी क्या हो गया बेटा, अभी आपका सिस्टम अपने आप चल रहा है, क्लियर, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। समझे मेरी बात। ओके सर, नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल। पूरे GST के अंदर ध्यान रखिएगा, जहां जहां पे भी सर गवर्नमेंट का पावर आएगा वहां पे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल आएगा ही आएगा। उसके बिना GST इंप्लीमेंट नहीं हो सकता हिंदुस्तान में बेटा। वरना हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपना अलग कानून बनाएगी, GST में CGST सेंट्रल गवर्नमेंट अलग कानून बनाएगी, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल बेटा। ठीक है, डन। तो सर नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल, but maximum rate of CGST can be 20%. Can be what? एक मिनट, मैक्सिमम रेट ऑफ CGST कैन बी 20%। मेरा क्वेश्चन ध्यान से पूछना बेटा, ध्यान से सुनना, आई नीड द आंसर। बताइए, व्हाट कैन बी द हाईएस्ट रेट ऑफ GST? व्हाट कैन बी द हाईएस्ट रेट अंडर GST? 40%। अभी हाईएस्ट 28 है, अग्रीड। व्हाट कैन बी द हाईएस्ट? 40। हाउ 40? 20 कैन बी अंडर CGST, 20 कैन बी अंडर SGST, टोटल विल बी 40। एट प्रेजेंट बात करें अगर हम, तो 14% CGST, 14% SGST, 28 इज द हाईएस्ट आज की तारीख में, अलग बात है। बाकी पावर कितने तक का है बेटा? 40 तक का है बच्चों। ओके, यहां मैंने 20 क्यों लिखा है? क्योंकि हम CGST एक्ट पढ़ रहे हैं बेटा। CGST रेट कैन बी मैक्सिमम 20%। ओके गुड। यही अगर मैं IGST एक्ट पढ़ा रहा होता तो मैक्सिमम रेट कैन बी, अरे मजा, गुड सर।
मैक्सिमम रेट कैन बी 20%। अब ये 20% जो भी रेट ऑफ टैक्स होगा ये किसका लगेगा, किस पर लगेगा, ऑफ दी वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस, और बोथ जो हम सेक्शन में 15 में पढ़ेंगे बेटा वैल्यूएशन के लिए। वैल्यू भाई इनकम टैक्स किस पे लगता है यार, इनकम पे बेटा। पर सर कल ही हमने बात करी थी जीएसटी इज टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टैक्सेस ऑन ट्रांजैक्शंस। सर मैंने मान लो ये बैटरी मैंने आपको 10,000 में बेच दी बेटा, हाँ है ना भाई, तो ये ट्रांजैक्शन कितने में हुआ है, तो 10,000 पे लगेगा जीएसटी बच्चा वैल्यू पर। इसमें कितना कमाया कितना गवाया उसे मतलब नहीं है, ठीक है सर, पक्का। सो इट इज चार्ज ऑन वैल्यू। अब वैल्यू क्या होता है पढ़ेंगे हम सेक्शन में 15 में बेटा, ओके। या लिख देता हूं आपकी रेफरेंस के लिए सेक्शन नंबर 1515। एंड बड़ी सुंदर बात लिख रहा हूं बेटा, एंड इट शैल बी पेबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन, फुल स्टॉप। इट शैल बी पेबल बाय अ, आवाज नहीं आ रही सर, टैक्सेबल पर्सन। अच्छा आप लिख रहे हो अग्रीड, और आपका पूरा ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए बेटा ना, आपका और मेरा कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए बेटा, मजा आ जाएगा सर आपको, है ना। मैं चाहता हूं कि एक एक वर्ड दिल तक पहुंचे बेटा आपके, ऐसा नहीं मैंने लिख दिया और आप याद कर लो सर, ठीक है सर, ओके। सरकार इट शैल बी पेबल बाय टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, फुल स्टॉप। एक बार मैं पूरा वापस बोलता हूं बेटा, फिर एक एक चीज वापस से थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं बेटा मैं। सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट कहता है चार्जिंग सेक्शन कि सीजीएसटी शैल बी लेविड, क्या बोला सर, वैसे इसके आगे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 9(2) में जो लिखा है उसको छोड़ देना बेटा, वो बात करते हैं 9(2) पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा मैं आपको बेटा, ठीक है। अभी इतना काम का वो लिखा मैंने आपके लिए, ओके। वापस बात करो, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 बोलता है क्या, सीजीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ व्हाट, गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एट द रेट notified by the government on the recommendation of the GST council, but not more than 20% of the value of goods or service or both, which is defined in section number 15, and it shall be payable by a taxable person। यहां तक पिक्चर क्लियर, पक्का बच्चों, गुड। तो सर इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला बच्चा, इन केस ऑफ जीएसटी, जीएसटी लेवी कब होगा बच्चा, इंट्रा स्टेट सप्लाई, सारे गुड्स और सर्विस और बहुत एक्सेप्ट दारू। दारू कौन सी, पीने वाली बेटा, हाँ है ना भाई, इंडस्ट्री वाली पे लगेगा, ठीक है मालिक। इसलिए आप एग्जाम में भी लिखे हो तो एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पूरा लिखना, केवल एल्कोहल लिकर मत लिखना बच्चा, ओके, ठीक सर। एंड मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी कैन बी 20%। अच्छा अलग अलग गुड्स पे अलग अलग सर्विस पे गवर्नमेंट ने रेट नोटिफाई करी हुई है, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ओके बच्चों, ठीक सर। अब सर इट शैल बी पेबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन, अब मैं बार बार यही पे अटक रहा हूं, आपको समझाता बेटा बात को, कोई बात अगर 2-3 बार बोली मतलब कुछ तो बात होगी यार उसके पीछे। ये क्या होता है टैक्सेबल पर्सन, वैसे तो मैं आपको जब रजिस्ट्रेशन का टॉपिक आएगा चैप्टर नंबर 10 में तब आपको धमाका मजा आ जाएगा सर उस टाइम पे, पर फिर भी अभी थोड़ा आइडिया देता मैं आपको, थोड़ा मजा आएगा, नया नया ना जीएसटी सर, तो अच्छा लगता है, नया नया क्या थोड़ा अच्छा लगता है बाद में, ठीक है ना, हाँ मतलब क्या है ओके 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 सर बताओ, मस्त वाला पॉइंट। टैक्सेबल पर्सन को डिफाइन किया हुआ है जीएसटी के अंदर, और द टर्म टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या होता है सर, 2 कैटेगरी के लोग, फर्स्ट अ पर्सन who is liable for registration under GST, person who is, आवाज नहीं आ रही है, who is
लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। वो लिखा रजिस्ट्रेशन है ना बेटा, वो शॉर्ट फॉर्म समझ में आ रहा है ना बेटा आपको? ठीक है, कहीं नहीं समझ में आया मुझे बोलिएगा बेटा। ओके सर। सेकंड, अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। क्या लिखा बेटा? अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। सो टैक्सेबल पर्सन मतलब दो कैटेगरी के पर्सन आ गए। एक तो अ पर्सन हु इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, जिसपे रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आती है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको बेटा, एग्जांपल दे रहा हूं, मैं रजिस्ट्रेशन नहीं पढ़ा रहा बेटा आपको। सेक्शन नंबर 22, 24 में लिखा है किनको रजिस्ट्रेशन कराना है, 23 में लिखा है किनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। हम पढ़ेंगे बाद में बेटा, पर एक हिंट देने के लिए आज, जिनका भी टर्नओवर, साल का टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर पूरे साल का, एनुअल टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस होता है, कितना बच्चे? 20 लाख रुपए, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। दे आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ बातें अलग भी है, पर मेरा टॉपिक अभी वो नहीं है सर। आइडिया दे मैंने आपको बेटा। कितना टर्नओवर बेटा? 20 लाख का टर्नओवर अगर आपका है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जैसे 20 लाख क्रॉस हुआ आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। 30 दिन में रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो बेटा, 30 दिन का वक्त दिया आपको। ओके बच्चों, ठीक। ये तो हो गया क्या? पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके बच्चों। अच्छा, मान लो आपका साल का टर्नओवर है 3 लाख रुपए बेटा। कितना है बेटा? 3 लाख। डू यू नीड रजिस्ट्रेशन? नो। फिर भी आप चाहो तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो सर। क्या करा सकते हो बच्चे? अब अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा दिया तो यू बिकम अ रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्ट्रेशन करा दिया तो यू बिकेम अ, एंड वंस यू बिकम अ रजिस्टर्ड पर्सन यू आर अ टैक्सेबल पर्सन। क्योंकि टैक्सेबल पर्सन मतलब अ पर्सन हु इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन या ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। आप लायबल नहीं हो, पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा दिया, इट मींस यू आर अ टैक्सेबल पर्सन, एंड वंस यू आर अ टैक्सेबल पर्सन आप पे लग गए जीएसटी। क्लियर? समझे मेरी बात? भले आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस नहीं हुआ, 20 लाख क्रॉस नहीं हुआ, यू आर नॉट लायबल, बट यू हैव टेकन रजिस्ट्रेशन वॉलंटरीली, इवन दैट पर्सन बिकेम अ टैक्सेबल पर्सन, और चार्जिंग सेक्शन आप पे अट्रैक्ट हो गया। और चार्जिंग सेक्शन अट्रैक्ट हो गया मतलब आपकी दुकान से जो गुड्स आप बेचेंगे उन सब पे जीएसटी लगेगा। पर अगर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं थे बेटा, और आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी नहीं करते हैं, तो आप जो सप्लाई करो उस पर जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ है ना भाई? जैसे रोड साइड पे किसी लॉरी पे आपने पानी पूरी खाया बेटा, हाँ है ना? कोई बड़ा पाव खाया, क्लियर? अब उसका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर नहीं है, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, उसने कोई जीएसटी नहीं पे किया बेटा, हाँ है ना भाई? आपने कभी देखा वो टैक्स इनवॉइस दे रहा बेटा आपको? वही बड़ा पाव अगर आप खा रहे होते कहाँ? किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बेटा, तो उसी बड़ा पाव पे उसने क्या किया होता बेटा? इनवॉइस देके जीएसटी लगाया होता बेटा आप पर, हाँ है ना मालिक? क्लियर? पर वही लॉरी वाले पर्सन ने, वो जो ऑन रोड साइड खड़ा है बेटा, उसने अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा दिया होता, उसका टर्नओवर भले ही 20 लाख क्रॉस नहीं हो रहा है, तो क्या होता बेटा? वो सर उसको रजिस्ट्रेशन करा दिया तो ही बिकम अ टैक्सेबल पर्सन, वड़ा पाव बेचेगा जीएसटी लगेगा। हाँ, अब लोग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन क्यों कराएंगे, क्या इफेक्ट है, क्या कारण है इसके, वो सब बात करेंगे बाद में बेटा, वो अभी टॉपिक अपना नहीं है। पर मेरा पॉइंट ये था कि चार्जिंग सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा इफ यू आर अ टैक्सेबल पर्सन। और टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या होता है, शायद आप तक बात पहुंच गई बेटा मेरी, हाँ है ना भाई? चलिए, तो मैं यहां पे आपके याद रहे आपको इसलिए मैं लिख देता हूं, इंक्लूडिंग ताकि आपको ध्यान रहे बच्चों, इंक्लूडिंग वॉलंटरीली इंक्लूडिंग वॉलंटरीली रजिस्टर्ड पर्सन्स। ओके बच्चों, ठीक है? चलिए, ये था आपका क्या, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 सर, जिसमें लिखा है क्या कि इंट्रा स्टेट सप्लाई होने पर क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। जीएसटी विल बी लेविड मतलब चार्ज होगा, टैक्स लगेगा, टैक्स इंपोज होगा
क्या करने पे इंपोज होगा? इंट्रास्टेट सप्लाई करने पे आपको जीएसटी इंपोज होगा, सीजीएसटी इंपोज होगा बेटा। हाँ है ना भाई? सिंस इस सेक्शन हमको बताया है, इस सेक्शन हमको बताया है कि ये काम करने पे जीएसटी लगेगा, इसलिए दिस सेक्शन इज कॉल्ड चार्जिंग सेक्शन। हाँ है ना मालिक? समझे मेरी बात आप? ओके आइए बच्चों, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 2 की बात करता मैं आपसे बेटा। सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 2 क्या कहता है सर? कि 5 गुड्स। कितने गुड्स बेटा? 5। बोलू नाम बेटा मैं? पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोलियम क्रूड, अरे पेट्रोल डीजल वगैरह बेटा, ठीक है? इन पे जीएसटी नहीं लगता है बेटा, ठीक है? वो यहां लिखा है, बता रहा हूं मैं आपको बेटा। ओके सर, पेट्रोलियम क्रूड, क्रूड ऑयल होता है ना बेटा, प्रोसेस करने से पहले वाला पेट्रोलियम क्रूड। हाई स्पीड डीजल, जिसको नॉर्मल डीजल बोलते हैं बेटा हम लोग। मोटर स्पिरिट, जिसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं? पेट्रोल, जो पीते हैं ना बेटा हम। सर गाड़ी पीती बेटा, गुड। सर गाड़ी पीती नहीं बेटा, गाड़ी को आप पिलाते हो बेटा। सर क्या बेटा? सर पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ, जो फ्लाइट में लगता है बेटा, क्लियर, एंड नेचुरल गैस। ये 5 गुड्स ऐसी है जिन पे जीएसटी लगेगा, बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, जो अब तक नोटिफाई नहीं हुआ है। तो मतलब ये 5 गुड्स ऐसी जिस पे जीएसटी नहीं लगता है, 5 और एक और 6, कौन सी? एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये 6 गुड्स ऐसी है जिन पे जीएसटी अभी नहीं लगता, इसलिए इन 6 सप्लाई को कहते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई। क्या बोलते हैं बेटा इनको? यह लिख दो बेटा क्या? इन पे टैक्स लगता ही नहीं है। कितनी गुड्स? नहीं, 6 कौन सी हो गई बेटा? 5 तो ये और एक दारू बेटा, ठीक है? 1 मिनट भाइयों, अच्छा इन 5 गुड्स के नाम भी बुक में लिखे बेटा है ना, अब यहाँ लिखने से क्या फायदा बेटा अपने को? ओके ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान। भाई भाई तो कितनी गुड्स पे जीएसटी नहीं है बेटा? 6। घूम लो और झूम लो, घूम लो बेटा पेट्रोल वगैरह बेटा, या फिर झूम लो। चूम लो नहीं बोला है सर, सुनना, चूमने पे तो जीएसटी नहीं लगता है। मतलब पैसे लेते हो क्या? अगर लेते हो तो लगेगा जीएसटी, ध्यान रखना बेटा। सर सुनना बात ध्यान से। सो इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर? 6 गुड्स कौन कौन से बेटा? घूम लो और झूम लो। घूम लो तो पेट्रोल वगैरह बेटा, क्लियर? या तो घूम लो या झूम लो, ठीक है? दारू, हाँ है ना भाई? इन 6 गुड्स पे भी जीएसटी नहीं लगता। अब सुनो बेटा क्यों नहीं लगता, बात कर ले बेटा इसके बारे में। बताओ मुझे, मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कैन बी, नहीं, मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कैन बी 40%। दारू हैवी टैक्सेस बेटा, क्लियर? पेट्रोलियम डीजल वगैरह पे हैवी टैक्सेस भाई, हैवी टैक्सेस। जितना का मतलब पेट्रोल नहीं होता, जितनी दारू नहीं होती, उतना टैक्स है बेटा उस पर। और जीएसटी में अगर ले आया तो मैक्सिमम कैन बी 40%, ठीक है? एक कारण तो ये। दूसरा कारण सर, अगर मैं बात करूं किसकी? दारू की बेटा, क्लियर? दारू और पेट्रोल सर दोनों की बात कर रहा था पहले मैं। इन पर जो पुराने लॉज थे बेटा, वो अभी भी लगते हैं बेटा। एक्साइज और वेट जो पहले लगता था वो अभी भी लगता है, हायर टैक्सेस थे वो अभी भी लगते हैं बेटा, ठीक है? और उनकी रेट वाज हायर, इसलिए उनको जीएसटी मर्ज नहीं किया। सेकंड थिंग, सरकार दारू, जिसका सबसे वैलिड रीजन जो दारू का है वो ये है कि एल्कोहल लिकर को जीएसटी में लेके क्यों नहीं आए? क्योंकि एल्कोहल लिकर पर बिफोर जीएसटी वेट तो लगता था सेल करने में बेटा, और मैन्युफैक्चर करने पे जो एक्साइज लगता था ना बेटा, दैट एक्साइज वाज द स्टेट एक्साइज ड्यूटी। कौन सा लगता था बच्चा? स्टेट एक्साइज ड्यूटी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी चार्ज करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं। मतलब दारू पे तो पहले भी
स्टेट एक्साइज ही था और स्टेट का ही वेट था बेटा। मतलब दारू के बेचने पे सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं लगता था, कोई टैक्स नहीं मिलता था। पूरी पूरी रेवेन्यू किसको मिलती है? एंड स्टेट डू नॉट वांट टू शेयर द रेवेन्यू विद दी सेंट्रल गवर्नमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ अल्कोहल लिकर, इसलिए चार्जिंग सेक्शन में लिख दिया कि नहीं, दारू पे तो जीएसटी नहीं लगेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बोल दिया हम तो पीते ही नहीं वैसे भी। हाँ ना भाई, समझे आप मेरी बात? इसलिए अल्कोहल लिकर को मर्ज नहीं किया जीएसटी के अंदर बेटा, और अभी भी उस पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड वेट ही लगता है। किस पर बेटा? अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में। बच्चों यहां तक समझ में आया क्या बात आपको? इसलिए इसको मर्ज नहीं किया। पेट्रोल डीजल वगैरह पे हैवी टैक्स है बच्चा, एक्साइज और वेट इतना हैवी है सर कि उसको अगर जीएसटी में मर्ज करते तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू बहुत कम हो जाए बेटा, इसलिए इन्होंने इस पे मर्ज नहीं किया। समझे आप मेरी बात? आवाज नहीं आ रही हुई? पक्का बच्चों? ओके डन। तो अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और पेट्रोलियम गुड्स, इन पे जीएसटी नहीं लगता। ओके बच्चों, चलिए सर सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 3। चलो एक बार पहले लिख देता हूं मैं, फिर आपको समझाता हूं, बात करते हैं मस्त वाली। सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा, और यही अगर एसजीएसटी पढ़ रहे होते तो आप क्या लिखा होता बेटा? स्टेट गवर्नमेंट बेटा। ठीक है, तो कुल मिला के गवर्नमेंट हैज द पावर, गवर्नमेंट हैज द पावर टू नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विसेज और बोथ। गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ गुड्स और सर्विस और बोथ को नोटिफाई कर सकती है, और नोटिफाई करके बोल सकती है कि यहां पर इन नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बोथ में रेसिपिएंट शैल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अभी कल बोल रहा हूं, समझाता हूं 2 मिनट बाद, जिसको प्यार से बोलते हैं आरसीएम। एंड all the provisions of the act shall apply on the recipient as if he is the person liable to pay GST to the government, full stop। ओके सर, सर अभी सुनिए ध्यान से, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 3 ये कहता है गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ गुड्स और सर्विस और बोथ को नोटिफाई कर सकता है। नोटिफाई करके बोल देगा क्या? इन नोटिफाइड गुड्स, और नोटिफाई करना मतलब लिस्ट बता देना बेटा, बोल देना इन गुड्स में ये होगा। ठीक है, ओके। गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ गुड्स और सर्विस और बोथ को नोटिफाई कर सकता है, और नोटिफाई करके बता देगा कि नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बोथ में कौन लायबल है बेटा? कौन लायबल है बच्चे? रेसिपिएंट शैल बी लायबल। हु शैल बी लायबल? Recipient shall be liable to pay GST to the government directly under reverse charge mechanism, and all the provisions of the act shall apply on the recipient as if he is the person liable to pay GST to the government। ओके, मैं समझा देता बेटा आपको भी, सुनो रे भाई, मान लो। गुड। मैं क्या बनाता हूं बेटा? मार्कर्स। क्या बनाता हूं भाई? मार्कर्स। सर आप मुझे बताओ, जब मैंने इसको सप्लाई किया होगा, इसको बेचा होगा, इस पे क्या लगा होगा बेटा? जीएसटी। अरे हाँ है ना? आप मुझे बताओ जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है?
ऑब्वियसली सर, तभी मैं पढ़ा रहा हूं बेटा। इट्स इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में होता क्या है बेटा, आप कस्टमर हो तो आपसे टैक्स पहले सप्लायर लेगा और सप्लायर फिर गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। हाँ है ना भाई? तो गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे करता है? कौन पे करता है? यस या नो? पर कुछ केस में गवर्नमेंट ने सिस्टम रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया बेटा? रिवर्स कर दिया। मतलब कौन लायबल होगा वहां पे? रेसिपिएंट। ये सप्लायर, ये रेसिपिएंट। कौन लायबल होगा बेटा? मतलब गवर्नमेंट को टैक्स डायरेक्टली कौन पे करेगा? रेसिपिएंट डायरेक्टली टैक्स पे करेगा कुछ गुड्स और सर्विसेज में बेटा, सब में नहीं। वो कुछ गुड्स और सर्विस जो गवर्नमेंट क्या करेगा, जल्दी बोलो क्या करेगा? नोटिफाई करेगा। वहां कौन टैक्स पे करेगा? रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। किसको पे करेगा? डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा सर। हाँ है ना भाई? क्लियर? समझे मेरी बात? मतलब वहां पे सिस्टम क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? आवाज नहीं, क्या कर दिया बेटा? रिवर्स। इसलिए उसको क्या बोलते हैं बेटा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है? बाकी नॉर्मल कोर्स में लायबल कौन होता है बेटा? उसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। लिख देता हूं आपके लिए। नॉर्मल लायबल कौन होता है बेटा? सप्लायर। उसको क्या बोलते हैं बेटा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोला जाता है उस सिस्टम को जहां पे सप्लायर खुद लायबल होता है, मालिक। ओके भाई? ठीक। अच्छा, बाकी कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, क्या बोला सर? कुछ एक्सेप्शनल केसेस में कौन लायबल होता है? जल्दी बोलो, कौन लायबल होता है? कुछ एक्सेप्शनल केस है बेटा। अब आप कहेंगे वो एक्सेप्शनल केस कौन कौन से है? तो मैंने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का एक पूरा सेपरेट चैप्टर दे रखा है बेटा आपको, तब पूरी लिस्ट हम पढ़ेंगे। पर सर अभी एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको समझ में आएगा कि आखिर आरसीएम क्यों आया, वरना क्या वो दिल में कसक रह जाएगी कि आखिर क्या है। हाँ है ना भाई? ठीक है सर, एक एग्जांपल दूं मैं आपको बेटा। ठीक है, लिस्ट ऑफ सर्विसेज। अच्छा, पता है गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स भी नोटिफाई किए हुए हैं और कुछ सर्विसेज भी नोटिफाई किए हुए हैं। अच्छा, गुड्स हमारे कोर्स में नहीं आता है, लिस्ट ऑफ गुड्स हमारे कोर्स में नहीं है, लिस्ट ऑफ सर्विसेज हमारे कोर्स में आती है, हम पढ़ेंगे सर, पर बाद में पढ़ेंगे। एक एग्जांपल के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं बेटा। वेदांत भाई क्लियर? अब समझना ध्यान से, मान लो। गुड गुड गुड। एग्जांपल तू मस्त वाला बेटा। चलिए सर, नॉर्मल कोर्स में लायबल कौन होता है बेटा? सप्लायर। पर यहां क्या लगा दिया? रेसिपिएंट को लायबल कर दिया। इसको क्या बोलते हैं बेटा? अब ये वर्ड को भूलोगे तो नहीं बेटा? अब लॉजिक समझ में, नाम कैसे पड़ा? रिवर्स। हाँ है ना? अब सिस्टम समझ में आ जाएगा बेटा आपको। ओके चलो, एक मस्त एग्जांपल देता हूं मैं आपको बेटा। मान लो आउट ऑफ इंडिया से आपने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी बेटा। वैल्यू ऑफ सर्विसेज, आपने क्या करी बेटा? सर्विसेज इंपोर्ट। सपोज सर्विसेज की वैल्यू थी कितनी बेटा? 10 लाख। सर वैल्यू सर्विस कितना बेटा? आप जो एग्जांपल ले रहे हो ना गलत है बेटा, इसलिए वो एग्जांपल मैं नहीं बोल रहा बेटा। क्लियर? क्योंकि उसको इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं बोलते बेटा। अरे भाई थोड़ा बुधवार जाना कम कर बेटा, ध्यान दे सर। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो बेटा। अगर 6000 वाली सर्विसेज आपको अवेल करनी है तो पढ़ाई भी ध्यान दो बेटा अभी, नहीं तो जीवन भर 200-200 रुपए से काम करना पड़ेगा सर। इधर ध्यान दो सर। मेरे को कैसे पता बेटा?
क्योंकि मैं 12,000 की सर्विस लेता बेटा। सर इधर सर पॉइंट मेरा आपसे ये है, सीए फाइनल फुल कोर्स की सर वैल्यू 12,000 रुपए, इसलिए मैं वो याद है बेटा। सर सुनना, तो मालिक वैल्यू ऑफ सर्विस कितना बेटा? 10 लाख रुपए। मान लो आउट ऑफ इंडिया से सर्विसेज इंपोर्ट की, किससे? मिस्टर डॉन से। सर्विसेज ली किसने बेटा? मिस्टर कौन ने। डॉन से सर्विसेज आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में सर्विसेज ली किसने बेटा? मिस्टर कौन ने बेटा। वैल्यू ऑफ सर्विस कितना बेटा? 10 lakhs। और पता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस को भी टेक्निकली बात करें तो इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं, जीएसटी के हिसाब से बच्चा। और इस पे क्या लगता है बेटा? आईजीएसटी लगता है। कितना होता है बेटा? 1,80,000 टोटल। सोचिए आउट ऑफ इंडिया से मिस्टर डॉन से सर्विसेज इंडिया में ली मिस्टर कौन ने। अब सोचो यहां पर सप्लायर डॉन जो आउट ऑफ इंडिया है, रेसिपिएंट कौन जो इंडिया में है, अगर उसने उस सप्लायर को पूरा 11,80,000 पे कर दिया होता तो आपको लगता है वो डॉन जो आउट ऑफ इंडिया है वो इंडिया में आके 1,80,000 जीएसटी गवर्नमेंट को पे करता? अच्छा, पे करने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आपको लगता है कि वो डॉन जो आउट ऑफ इंडिया है वो इंडिया में आके रजिस्ट्रेशन कराता, जीएसटी की रिटर्न फाइल करता, जीएसटी का टैक्स पे करता? आपको लगता है? क्यों नहीं लगता है? क्यों ऐसा लगता है आपको कि वो पे नहीं करेगा? क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्लियर? वो कहा है? आउट ऑफ इंडिया। कहा है बच्चों? अरे उससे कलेक्ट करना कितना डिफिकल्ट होता है इंडिया के लिए, हाँ है ना भाई? अरे इंडिया वालों से कलेक्ट नहीं हो पा रहा, आउट ऑफ इंडिया वालों से क्या कलेक्ट कर पाएंगे बेटा? हाँ ना? आप खुद सोचिए बच्चों, ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इश्यू बन जाता। इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि डॉन को केवल 10 लाख रुपए पे करो बेटा, हाँ है ना? और सर डॉन को 10 लाख पे करो, और गवर्नमेंट ने कौन को बोल दिया क्या, एक काम कर, तुम 180 उसको पे करने वाले थे, 180 तुम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर दो, हाँ है ना भाई? तो गवर्नमेंट को कौन टैक्स पे करेगा? बता रहा हूं, गवर्नमेंट को कौन टैक्स पे करेगा? क्लियर? गवर्नमेंट को कौन टैक्स पे करेगा? बता रहा हूं कौन टैक्स पे करेगा, समझे मेरी बात? तो ऐसे केस में रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स डायरेक्टली टू दी गवर्नमेंट। इसमें क्या होगा बेटा? यहां पे 10 लाख रुपए तो डॉन को पे करेगा, एंड यहां पे डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा कौन? बता रहा हूं कौन, हाँ है ना? समझे मेरी बात? ओके, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अच्छा मुझे बताओ लॉजिकल है कि नहीं बेटा ये? तो इस तरह की कुछ लॉजिक्स है यार, हर सर्विस में लॉजिक है। गवर्नमेंट को मजा थोड़ा आ रहा है सिस्टम कॉम्प्लिकेट कर दो, सब जगह फॉरवर्ड चार्ज, एक काम कर इसको रिवर्स कर दो, इसको भी रिवर्स कर दो, ऐसा थोड़ा होता है यार। कुछ लॉजिक रहे होंगे जहां पे सप्लायर से टैक्स लेना इज वेरी डिफिकल्ट, इसलिए गवर्नमेंट ने वहां क्या लगाया बेटा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और वहां बोल दिया रेसिपिएंट इज लायबल। कुछ सर्विसेज ऐसी नोटिफाई करी, कुछ गुड्स ऐसी नोटिफाई करी। एक एग्जांपल और दूं बेटा मैं आपको, वसूली भाई, रिकवरी एजेंट्स, नाम सुना आपने बेटा कभी? अरे हाँ है ना भाई? सर बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिन लोगों को लोन दिया है वो अगर पेमेंट नहीं करते तो उसके लिए क्या अपॉइंट करते बेटा? वसूली भाई, रिकवरी एजेंट्स। प्रॉपर इसकी फर्म्स होती है बेटा, आजकल प्रोफेशनल फर्म होने लगी बेटा इसकी, हाँ है ना भाई? अब वसूली भाई जितना वसूल करेंगे उसका एक परसेंटेज या कुछ अमाउंट उनको कमीशन देगा बेटा। कौन देगा? बैंक। सो वसूली भाई आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू होम? बैंक। सर्विसेज भी क्या लगता है बेटा? जीएसटी। कौन लगाएगा? नहीं, सप्लायर कौन है इस वाले केस में? इस ट्रांजेक्शन में सर्विस कौन दे रहा है? वसूली भाई दे रहे हैं ना सर्विस यार। तो वसूली भाई इज द सर्विस सप्लायर, बैंक इज द सर्विस रेसिपिएंट। अब आपको लगता है वसूली भाई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रिटर्न फाइल करेंगे, टैक्स पे करेंगे, आपको लगता है? और टैक्स अगर पे नहीं करेंगे तो सर आपको लगता है गवर्नमेंट ऑफिसर उनसे रिकवरी कर पाएंगे? वो दुनिया से रिकवरी कर रहे हैं, ऑफिसर उनसे रिकवरी कर पाएंगे? 2 ऑफिसर गए रिकवरी करने, वापस आए नहीं बेटा सर इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया? हमसे ना हो पाएगा। अरे बैंक, तुम जब उनको कमीशन दोगे, तुम जब उनकी फीस उनको पे करोगे, तब केवल कमीशन का अमाउंट उनको पे कर देना, जो उस पे जीएसटी लगता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना। वहां पे रेसिपिएंट बैंक है, रेसिपिएंट को लायबल कर दिया डायरेक्टली टैक्स पे करने के लिए, उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आई होप मजा आ रहा है बेटा आपको। अरे क्लियर?
समझे मेरी बात? पक्का बेटा? डन, समझे? ओके, तो सर इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला बच्चे? कुछ गुड्स और कुछ सर्विसेज नोटिफाई करी। अभी मेरा टारगेट वो लिस्ट पढ़ाना नहीं है, मैं आपको लिस्ट नहीं पढ़ा रहा, पर मैंने आपको समझाया है कि यस, इस तरह के लॉजिक्स होने की वजह से कुछ इंडस्ट्रीज में प्रैक्टिकली ये बड़ा डिफिकल्ट था कि गवर्नमेंट डायरेक्टली टैक्स ले ले सप्लायर से, रेसिपिएंट से, इसलिए वहां सप्लायर से, इसलिए वहां पे क्या लगा दिया? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और वहां रेसिपिएंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। वो लिस्ट हम पढ़ेंगे बाद में बेटा। ओके बच्चों, क्लियर? मैंने केवल एग्जाम्पल देके आपका माइंड ओपन किया कि रिवर्स चार्ज होता क्या है आखिर और क्यों आया आखिर ये। ओके बच्चों, ठीक सर। अच्छा, श्रेय ने एक एग्जांपल पूछा मेरे से, सर अगर ये प्रॉपर्टी आउट ऑफ इंडिया लेता है तो टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा या फॉरेन में? सर मुझे नहीं आता बेटा ये, क्योंकि प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं पड़ रहे हैं बेटा, गुड्स और सर्विस पे टैक्स पड़ रहे हैं बेटा। जीएसटी जा टैक्स ऑन गुड्स या सर्विसेज। ओके बच्चों, तो इमोबिलिटी पे अगर आप खरीदते हो बेचते हो तो उस पर जीएसटी नहीं लगता बेटा। ओके श्रेय, तो वहां पे आउट ऑफ इंडिया अगर कोई टैक्स होंगे तो वो लगेंगे, यहाँ के इंडिया के टैक्स की बात आती नहीं बेटा। ओके चलिए, और धीरे धीरे बात करेंगे, समझ में आएगा, आपका माइंड ओपन होता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, और सोचेंगे और समझेंगे बेटा आगे। यहां तक क्लियर है क्या भाई? ओके, तो सर RCM क्या होता है समझ में आया क्या बेटा? ओके, आइए सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 4। अगेन गवर्नमेंट के पास पावर है। अच्छा, जहां पे भी गवर्नमेंट के पास पावर होता है इट मींस डेलीगेटेड पावर, इट मींस डेलीगेटेड पावर, और डेलीगेटेड पावर तो डेफिनेटली जीएसटी में क्या होगा? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। गवर्नमेंट के पास पावर है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, यहां पे भी ऊपर लिख देता बेटा मैं, जहां पे भी पावर है मतलब बाय डिफॉल्ट जीएसटी काउंसिल लिखा ही है बेटा पे। गवर्नमेंट के पास पावर है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और उन नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बोथ को परचेज किया किसने? नहीं, परचेज बाय notified category of registered persons from any unregistered person। तो यहां पर रेसिपिएंट मतलब जो रजिस्टर्ड पर्सन है। रेसिपिएंट जो कि नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन है, शेल बी लाइबल टू पे जीएसटी टू दी गवर्नमेंट डायरेक्टली under reverse charge mechanism and all the provisions of the act shall apply on the recipient as if he is the person liable to pay जीएसटी टू दी गवर्नमेंट। ये लास्ट के दो पैराग्राफ तो सेम ही बेटा, जो ऊपर लिखे थे वही है पे। तो सरकार क्या लिखा है पे? सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 4 बोलता है क्या? गवर्नमेंट के पास पावर है, अगेन डेलीगेटेड पावर बेटा, that on the recommendation of the GST council they can notify certain goods or services or both, they can notify certain goods or service or both। और बोल दिया क्या? उन नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बोथ को अगर परचेज किया किसने? नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ने। किससे परचेज किया है? अनरजिस्टर्ड पर्सन से। किससे परचेज किया बेटा?
तो ऐसे केस में जो रजिस्टर्ड पर्सन ना जो खरीद रहा है बेटा, वो टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर आरसीएम बेटा। इसको एग्जांपल से समझोगे तो समझ में आएगा, वरना तो टाटा बाय बाय हो गया बेटा। ये इसका एग्जांपल भी अगेन जब मैं पढ़ूंगा चैप्टर नंबर 7 आरसीएम, तब मैं पढ़ूंगा उसको, पर यहां देना एग्जांपल बहुत जरूरी है। यहां पे पता है एक ही पर्सन नोटिफाइड है, बिल्डर। कौन बेटा? जिसको प्रमोटर बोलते हैं टेक्निकली बेटा। क्या बोलते हैं बेटा उसको? प्रमोटर। ओके, मैं बोल दूं बेटा, समझा दूं आपको बेटा? अभी एक बार समझाता हूं, ध्यान देना। सीमेंट, अरे कभी देखिए, खाई होगी ना बेटा? नहीं खाई बेटा? टेस्ट कैसा होता पता है आपको उसका बेटा? नहीं पता बेटा? वेरी गुड बेटा, इसलिए अच्छी पढ़ाई करो ना तो वो टेस्ट समझ में आ जाएगा बेटा। सर पॉइंट मेरा आपसे ये कि मालिक बिल्डर जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, क्या बोला सर? वो अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से सीमेंट खरीदता है, क्या खरीदता है बेटा? तो भाई जो सीमेंट बेच रहा है वो कौन है? आवाज नहीं आ रही, कौन है बेटा? अनरजिस्टर्ड, मतलब वो जीएसटी पे नहीं करेगा बेटा? हाँ है ना सर? वो अगर अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी पे नहीं करेगा, क्योंकि वो टैक्सेबल पर्सन ही नहीं है बेटा। हाँ है ना सर? तो जब बिल्डर ऐसे किसी सप्लायर से जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है उसे सीमेंट अगर परचेज करता है या कुछ गुड्स और भी नोटिफाइड है वो परचेज करता है, तो ऐसे केस में सप्लायर तो टैक्स पे नहीं करेगा बेटा, पर गवर्नमेंट बोलते बिल्डर तू तो समझदार है ना, तू तो बड़ा आदमी है, कोई बात नहीं, वो टैक्स पे नहीं करेगा, तू पे कर देना, क्या फर्क पड़ता? अगर वो रजिस्टर्ड होता तो क्या करता तू उसको टैक्स पे करता, वो हमको टैक्स पे करता। अभी वो रजिस्टर्ड नहीं तो तू डायरेक्ट हमको टैक्स पे करते। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4 खत्म होता है। अब वापस बोलता है बेटा, मैं ध्यान देना, समझे मेरी बात? अच्छा, इसका ग्रेविटी क्या है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा बेटा, अभी केवल एग्जांपल समझाया मैंने आपको कि नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। क्या बोला सर? ने नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बोथ परचेज किया किससे बेटा? अनरजिस्टर्ड पर्सन से। देखो रजिस्टर्ड से परचेज किया तो रिवर्स चार्ज यहां पे नहीं है बेटा, किससे परचेज किया बेटा? तो ऐसे केस में आरसीएम लगेगा, और जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जो खरीदार है, जो बायर है, जो रेसिपिएंट है, बिल्डर, वो टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर आरसीएम। इसका लॉजिक तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपका माइंड थोड़ा मैच्योर करना मुझे बाकी है बेटा, जीएसटी को लेकर अभी शुरू हुआ है बेटा पॉइंट। ओके, इसलिए इसका लॉजिक मैं अभी नहीं समझा सकता आपको बेटा, क्योंकि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। ठीक है, सही वक्त आएगा तब बात करेंगे बेटा हम। हाँ है ना भाई? अरे क्लियर? ओके, तो सर इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला बच्चों? नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। क्या बोला सर? नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बहुत परचेज कर रहे हैं किससे? किससे? अनरजिस्टर्ड पर्सन से। तो कौन लायबल होगा बेटा? जो रेसिपिएंट जो रजिस्टर्ड है वो टैक्स पे करेगा, क्योंकि अनरजिस्टर्ड तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो कैसे टैक्स पे करेगा यार? हाँ है ना मालिक? क्लियर? और वहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, और रेसिपिएंट शैल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। पता है जब जीएसटी नया नया आया था ना बेटा 2017 में, तब यहाँ पे बिल्डर नहीं था बेटा, सारे लोग थे बेटा। यहाँ नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस नहीं था, यहाँ नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन नहीं था। यहाँ पता है क्या लिखा था सेक्शन 9(4) में? बैंड बज गई थी, बैंड हिंदुस्तान के अंदर पूरे सबकी। यह लिखा था कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई भी गुड्स और सर्विस परचेज कर रहा है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, और रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा। इतना सीरियस कंसर्न था बेटा। एग्जांपल दूं मैं इसका बेटा आपको, जिसको हटाया है, बवाल मच गया था हिंदुस्तान में। एग्जांपल दूं, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं बेटा, चाय मंगाई बेटा, अभी आई थी। अब चाय वाले भैया जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। अब चाय का एक्सपेंस मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्सपेंस दिखाया बेटा, होता है ना टी एंड रिफ्रेशमेंट वगैरह बेटा, अकाउंट्स में देखते होंगे बेटा। वो किससे खरीदा मैंने चाय? अनरजिस्टर्ड से। चाय इज सर्विस, चाय इज सर्विस बेटा, रेस्टोरेंट इज अ सर्विस। ठीक है, अब सर चाय सर्विस है, हमने सर्विस खरीदी बेटा, किससे खरीदी? किसने खरीदी? लग गए। क्या लग गया बेटा? जीएसटी, वो भी आरसीएम में। वो तो रजिस्टर्ड नहीं है, गवर्नमेंट क्या बोलती? वो रजिस्टर्ड नहीं है ना, कोई बात नहीं, तू तो रजिस्टर्ड है, तू टैक्स पे करते, तू उसको पे करता, वो हमको पे करता, वो रजिस्टर्ड नहीं, तू डायरेक्ट हमको पे कर दे।
मतलब आप सोचिए, इसका मतलब ये हो गया मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने खर्चे हैं, अगर वो रजिस्टर्ड से परचेज किया है तो उसने टैक्स पे कर दिया होगा हमसे लेकर, और वो अगर रजिस्टर्ड नहीं तो हमको टैक्स पे करना। और केवल टैक्स पे करना इज नॉट अ कंसर्न, क्या रेट लगेगी बेटा, हाँ है ना, हर महीने टैक्स पे करना है। कई बार तो हर महीने हमारे खर्चे बुक नहीं होते बेटा, हम तो अकाउंटिंग 2-3 महीने में एक बार करते बेटा, समझ रहे हो मेरी बात बेटा। तो देयर वाज ह्यूज इश्यूज इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेक्शन 94, इसलिए वहां पे अमेंडमेंट किया, तो इस सेक्शन को हटाया पहले तो, और फिर बाद में 1 साल बाद केवल बिल्डर के लिए एप्लीकेबल किया बेटा इसको, वो भी नोटिफाइड गुड्स और सर्विस बोथ के लिए बेटा, हाँ है ना, समझे मेरी बात, पक्का बच्चों, आवाज नहीं आ रही होए, ठीक है डन। तो इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 4 बोलता है क्या कि सर अगर आपने नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बहुत परचेज किया है, और आपको नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, जो अभी केवल एक ही बिल्डर बेटा, सिर्फ जिसको प्रमोटर बोलते हैं टेक्निकली बेटा, तो उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म डाला, अगर उसने अनरजिस्टर्ड पर्सन से वो नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बहुत परचेज किए तो बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर डन। सर यहां तक पॉइंट समझे मेरी आप, अच्छा यहां पे भी एग्जाम्पल लिख दूं क्या बेटा, एग्जाम्पल सीमेंट ध्यान रहेगा बेटा आपको, ओके किससे परचेज किया बेटा, अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो रजिस्टर्ड से परचेज किया तो वही टैक्स पे करेगा सप्लायर बेटा, हाँ है ना मालिक, ठीक है सर। चलिए ये था सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 4, आ रहा है क्या सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 5। आपने स्विगी का नाम सुना है क्या, स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, उनके लिए सेक्शन में बिठाइए। अच्छा एग्जांपल दूं बेटा मैं आपको, चलो एक बार सेक्शन लिखता हूं फिर समझेंगे बात को हम बेटा, ओके। सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5 बोलता है क्या, अगेन गवर्नमेंट के पास पावर है that on the recommendation of the GST they can notify, दिल थाम के देखिएगा, they can notify certain, ओ भाई साहब they can notify certain, आवाज ही सबकी नहीं रही, they can notify certain services, this section is only for, हाँ गुड्स नहीं है, मैंने अमेजोन का नाम नहीं बोला है, फ्लिपकार्ट नहीं बोला है, मैंने क्या बोला बेटा सर, स्विगी बोला मैंने, जोमेटो बोला मैंने, ओला बोला, उबर बोला, ठीक है, और वो भी कुछ नोटिफाइड सर्विसेज ही है बेटा। तो सर गवर्नमेंट के पास पावर है दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन सर्विसेज, और वो नोटिफाइड सर्विसेज इफ सप्लाइड थ्रू ECO, ECO मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, if those services are supplied through electronic commerce operator, then ECO shall be liable to pay GST to the government directly and all the provisions of the act shall apply, दिल थाम के देखना, on the ECO as if ECO is the supplier of such services, full stop। सरकार मालिक, गवर्नमेंट के पास पावर है दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी
काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन सर्विसेज, दे कैन नोटिफाई सर्टेन सर्विसेज, और सर्विसेज नोटिफाई करके बोल सकते हैं क्या, इन नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज के केस में अगर आपने ईसीओ के थ्रू सप्लाई करी इन सर्विसेज को, तो ऐसे केस में ईसीओ शेल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। ठीक है, अभी ध्यान इधर रखोगे तो मैं बात कर पाऊंगा अच्छे से विद एग्जांपल, मस्त वाला एकदम शानदार, दिमाग खराब। अच्छा वैसे तो सेक्शन 9(3) आरसीएम वाला बेटा, डाउन के केस में कौन लाए वाला बेटा, याद आया? 9(4) बिल्डर वाला बेटा, और 9(5) ये जो बात कर रहा हूं मैं ओला उबर वाला बेटा, ये तीनों सेक्शंस मैंने आगे चैप्टर जो दे रखे हैं, चैप्टर नंबर 7 आरसीएम वाला एंड ईसी वाला, वहां इन तीन सेक्शन को डिफाइन करके अच्छे से मैंने एग्जांपल के साथ, एग्जांपल तो क्या लिस्ट ऑफ सर्विसेज वगैरह सब दे रखी भी ना है, ठीक है, पर यहाँ केवल एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ क्योंकि सेक्शन 9 में आ रहे हैं बेटा ये। ओके बच्चों, ठीक सर, इधर ध्यान। 9(5) एक एग्जांपल दे के समझा देता मैं आपको बेटा। यहां बोल दिया है क्या, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ सर्विसेज को नोटिफाई कर सकते हैं। किसको नोटिफाई कर सकते हैं बेटा? पहली बात तो यहां गुड्स नहीं है भाइयों, केवल क्या है बेटा, और सुनो वो भी सारी सर्विस नहीं, नोटिफाइड सर्विसेज, ठीक है सर। और उन नोटिफाइड सर्विस के केस में कौन लायबल होगा? ईसीओ विल बी लायबल, अगर आपने ईसीओ के थ्रू सप्लाई करी तो, और ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। मैं एक एग्जांपल दूंगा तो मजा आएगा, तो विजुअलाइज हो जाएगा, तो मजा आ जाएगा, दिल में बात बैठ जाएगी सर। मान लो, गुड सर, ओला का एग्जांपल ले लो बेटा मैं। सर क्या नाम सर? अमय। अमय भाई ओला कंपनी के मालिक बेटा हमारे बीच बेटा, अमय भाई। अमय भाई कौन है बेटा? ओला कंपनी के मालिक। हाँ होते हैं पीछे से लोग बोलते बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा वैसे, ठीक है ना, आगे बढ़ते जाओ बेटा, हम तुम्हारे पीछे है बेटा। टेस्ट चेंज कर बेटा। सर सुनना बात ध्यान से, मालिक ये बोला है, मैंने कहा ना देख भाई तुम बोलो पर जवाब के लिए रेडी रहना बैठ से। सर सुनना बात ध्यान से, मालिक सुनना, अब घर जाके सोचना इस बात मीनिंग क्या बेटा। सर इधर ध्यान बेटा, इधर ध्यान, इधर ध्यान। 10 साल हॉस्टल में रहा हूं बेटा, जो तुम सोच सकते हो सब काम मैंने किया बेटा। सर इधर ध्यान, इधर ध्यान, इधर ध्यान। सर मान लो ओला कंपनी के मालिक हमारे बीच बैठे बेटा, मैं हूं टैक्सी ड्राइवर बेटा, क्लियर, मेरी एक टैक्सी है विच इज लिस्टेड ऑन ओला ऐप। वो टैक्सी से मैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विस देता हूं बेटा मैं, आप हो पैसेंजर, क्लियर। मान लो आपको यहां से केपी जाना है, केपी कोरेगांव पार्क, हाँ है ना भाई, क्लियर। अब सर आपको बाजीराव रोड से कहा जाना बेटा केपी, आपने टैक्सी बुक किया, नियरेस्ट टैक्सी मेरी थी, सर मैं टैक्सी लेके पहुंच गया, ठीक है मालिक, आपको पिक किया, ड्रॉप लोकेशन पे आपको ड्रॉप किया, मान लो फेयर था ₹700, मान लो सर कितना बेटा? 700 रुपया, हाँ ना भाई, ओके। तो अब मुझे बताना है इसमें हुआ क्या, ट्रांजैक्शन क्या, पहले बात करें, टैक्स बाद में बात कर लेंगे सर, ओके। पहले ट्रांजैक्शन सीखिए बेटा। देखो जीएसटी इज टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन, लोग जीएसटी याद करते हैं, मैं ट्रांजैक्शन समझाता हूं, जीएसटी अपना पा जाता है बच्चे, ठीक है। पहले ट्रांजैक्शन सीखिए बेटा आप लोग। मालिक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विस किसने दी मुझे बताओ पहले तो आप, क्या ओला की टैक्सी थी बेटा? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विस दी किसने? टैक्सी वाले ने बेटा, हाँ है ना। तो हु इज द एक्चुअल सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस? टैक्सी वाला बेटा। हु इज द सर्विस रेसिपिएंट? पैसेंजर बेटा। भाई अल्टीमेटली पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विस रिसीव किसने करी? पैसेंजर ने बेटा। तो सर्विस सप्लायर कौन? टैक्सी वाला, हाँ है ना। रेसिपिएंट कौन? पैसेंजर, ओके। सर ओला कौन? ईसीओ, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है,
एक प्लेटफॉर्म है जिसने आपको और मेरे को मिलाया है बेटा। इसने सारे सप्लायर्स और सारे रेसिपिएंट को एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दिया है बेटा, एग्रीगेट कर दिया है। इसलिए इस मॉडल ऑफ बिजनेस को बोलते हैं एग्रीगेटर मॉडल ऑफ बिजनेस। क्या बोलते बेटा इसको? एग्रीगेटर मॉडल ऑफ बिजनेस। है ना भाई? यहां तक पहुंच गए बेटा आप आराम से? ओके, तो इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर? जीएसटी छोड़ो बेटा, यहां पर इन केस ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, सर्विस सप्लायर कौन? टैक्सी वाला। रेसिपिएंट कौन? पैसेंजर्स। और सर ईसीओ कौन है? ओला। एक्चुअल सप्लायर कौन? रेसिपिएंट कौन? अच्छा, सर्विसेज दी मैंने बेटा, क्या लगना चाहिए इस पे? जीएसटी लगना चाहिए बेटा सर्विसेज पर। क्लियर? लगेगा जीएसटी बेटा। कौन पे करेगा? पैसेंजर से टैक्स लेगा। क्लियर? कौन पे कौन करेगा? सप्लायर। भाई नॉर्मल कोर्स में कौन पे करता? सप्लायर पे करता ना भाई। सप्लायर कौन? टैक्सी वाला। अब आपको लगता है टैक्सी वाले को देख के बताओ, ये टैक्सी वाले को देख के बताओ कि आपको लगता है वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा, मंथली बेस पे जीएसटी की रिटर्न फाइल करेगा? सर आपको लगता है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट करेगा, रिटर्न फाइल करेगा या टैक्स पे करेगा? क्या लगता है प्रैक्टिकली? सोच देखिए बेटा, यार वो इतना ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है यार। इतना ऑर्गेनाइज सेक्टर होता, इतना अमीर आदमी अगर वो होता तो टैक्स नहीं चलाता यार। पर प्रैक्टिकली बात करें तो बहुत बड़ा रेवेन्यू बेटा इस पे। हाँ है ना? अब जीएसटी छोड़ तो सकती नहीं गवर्नमेंट, ना इन टैक्सी वालों से ले पाएगी गवर्नमेंट बेटा टैक्स। इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया ठीक है भाई, ये टैक्सी वाला बड़ा आदमी नहीं तो क्या हो गया? ओला तो बड़ा आदमी है, ये तो बड़ा आदमी ना यार। तू पैसेंजर से टैक्स ले सकता है और हम तेरे से टैक्स लेंगे साहब। एंड यू विल बी ट्रीटेड एज इफ यू आर दी, आवाज नहीं आ रही, यू विल बी ट्रीटेड एज इफ यू आर दी सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। हाँ ना मालिक? एक्चुअली सप्लायर कौन है? टैक्सी वाला। पर फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी सप्लायर किसको मान लिया है बेटा? ईसीओ को बेटा। अच्छा, रेसिपिएंट कौन है बेटा? रेसिपिएंट कौन है सर? सप्लायर कौन है? एक्चुअली सप्लायर कौन है? पर फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी सप्लायर किसको मान लिया? ईसीओ। टैक्स कौन पे करेगा? तो फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी टैक्स कौन पे कर रहा है? ईसीओ। ईसीओ क्या मान लिया? सप्लायर। तो टैक्स कौन पे कर रहा है? सप्लायर टैक्स पे कर रहा है बेटा। रेसिपिएंट टैक्स पे करता तो क्या बोलते बेटा उसको? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आरसीएम कब बोलते बेटा? वापस बोलना एक बार। आरसीएम कब बोलते हैं? जब रेसिपिएंट टैक्स पे करता है। या टैक्स कौन पे कर रहा है? हाँ सप्लायर ना बेटा। भाई सप्लायर मेरी जगह उसको मान लिया, पे कौन कर रहा है? इसलिए इसको रिवर्स चार्ज नहीं बोलते, क्या बोलते बेटा इसको? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्योंकि ईसीओ इज नॉट द रेसिपिएंट यार, है ना? इसलिए 90% पब्लिक इसको गलत समझती है और इसको आरसीएम बोलती है, जबकि है क्या बेटा? ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। हाँ, 9394 आरसीएम। क्यों? क्योंकि वहां पे रेसिपिएंट टैक्स पे करता है। हियर रेसिपिएंट इज नॉट पेइंग द टैक्स, हियर सप्लायर हिमसेल्फ इज पेइंग द टैक्स। बस सप्लायर मेरी जगह किसको मान लिया? ईसीओ को। आप ध्यान से देखिए बच्चों, एक मिनट नोट करने की जगह देखिए ध्यान से। यहां पे देखिए 95 मैंने क्या लिखा? ईसीओ शैल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर। यहां देखना बेटा 94 93, ये 93 बेटा। यहां क्या लिखा? रेसिपिएंट शैल बी ट्रीटेड एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स। उसको सप्लायर नहीं माना है। 94 में क्या लिखा बेटा? रेसिपिएंट शैल बी ट्रीटेड एज इफ रेसिपिएंट इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स। यहां पे रेसिपिएंट को सप्लायर नहीं माना है रे भाई, यहां रेसिपिएंट टैक्स पे कर रहा है। इसलिए इन दोनों सेक्शन में क्या बोलते हैं बेटा? आर सी एम बोलते हैं। पर 95 में क्या हो गया? ईसीओ शैल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। आई होप मेरी बात आप तक पहुंच गई बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर? इसलिए इसको बोलते हैं क्या? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। आज भी इतने सालों को जीएसटी आए हुए तभी भी लोग 95 को आरसीएम ही बोलते हैं सर, जबकि इट इज नॉट आरसीएम यार, इट इज एफसीएम। है ना बच्चों? लॉजिक समझ में आ गया? इसलिए एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए बेटा, और आपको तब पता पड़ा होगा जब मेरे को पता होगा बेटा। क्लियर? इसलिए एक एक वर्ड का ऑपरेशन होना चाहिए बेटा यहाँ पे। हाँ है ना भाई? यहां तक बात समझिए क्या? और हाँ सुनो ईसीओ, आप लायबल हो टैक्स पे करने के लिए, और हाँ आप लायबल हो टैक्स पे करने के लिए, और हाँ आप ही लायबल हो टैक्स पे करने के लिए। नहीं नहीं, तीन बात ही बेटा।
अच्छा 3 मत क्यों लिखा है बेटा, अब सुनो ध्यान से। अगर ईसीओ का फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में है तो वही टैक्स पे करेगा, पर ईसीओ उबर है बेटा, आउट ऑफ इंडिया वाला। ईसीओ का फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है, वो डोन वाला केस आता है बेटा, तो भी आप ही टैक्स पे करोगे। और हाँ, कैसे पे करोगे बेटा, अब बताऊं मैं बेटा, सुनना, इसे 3 बात बोली बेटा। तो ईसीओ शेल बी लायबल टू पे जीएसटी, और हाँ ईसीओ आपको टैक्स पे करना है, आपको ही पे करना, और हाँ आपको ही पे करना। मतलब ये है कि ईसीओ का अगर फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में है तो वो टैक्स पे करेगा। फिजिकल प्रेजेंस अगर इंडिया में नहीं है तो सर उनका जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इंडिया में है, जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, क्लियर, वो टैक्स पे करेगा। और अगर वो भी नहीं है बेटा तो दे विल हैव टू अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया हु विल पे टैक्स ऑन देयर बिहाफ, क्योंकि इससे ना हो पाएगा। पे तो आपको ही करना पड़ेगा, या तो आपका फिजिकल प्रेजेंस तो ठीक है आप पे करेंगे, नहीं है तो आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस पे करेगा, वो भी नहीं है तो आपको अपॉइंट करना पड़ेगा हिंदुस्तान में एक आदमी जो आपके बिहाफ पे टैक्स पे करेगा। साहब यू विल हैव टू अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया हु विल पे टैक्स ऑन योर बिहाफ, पर पे तो आपको ही करना पड़ेगा, इससे ना हो पाएगा। हाँ है ना भाई, क्लियर। एक और एग्जांपल, स्विगी, जोमेटो, सर रेस्टोरेंट सर्विसेज। सर मान लो मैं रोड साइड खड़ा होके सैंडविच बनाता हूं बेटा, कभी खाया आपने बेटा सैंडविच? गुड बेटा, किसी को खिलाया बेटा? अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, एक दिन आएगा बेटा जब यू नो, हाँ, और सर वो भी मेरे हाथ का सैंडविच बेटा, हाँ जिसको लेके आओगे वो बोलेगी तू छोड़, हाँ सर पॉइंट मेरा आपसे ये कि मालिक सैंडविच, मान लो मैं रोड साइड पे सैंडविच बनाता बेटा, भेलपुरी बनाता हूं बेटा, स्विगी के थ्रू आपने ऑर्डर किया, हाँ है ना सर, किसके थ्रू बेटा? स्विगी के थ्रू। एक्चुअल सप्लायर कौन है रेस्टोरेंट सर्विस का? एक्चुअल रेसिपिएंट कौन है जिसने ऑर्डर किया? कस्टमर बेटा, ठीक है। पर फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी सर ईसीओ शैल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर, और स्विगी लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए बेटा, ठीक है मालिक, क्लियर। अभी आपको पिक्चर पूरी क्लियर, अभी मेरे को डिटेल में समझाना नहीं पड़ा, आपको अपने आप क्लिक हो गया कौन सप्लायर है कौन नहीं है बेटा, हाँ है ना। इसलिए पहले ट्रांजेक्शन क्लियर करो, ट्रांजेक्शन याद करने से कुछ नहीं होता है बेटा, ओके। उसके बाद जितने भी पॉइंट में बोलूंगा ऐसे क्लिक करके खत्म होंगे बेटा आपके, पर आपको पहले सिस्टम समझ में आना चाहिए बेटा, ओके मालिक। उसको सिस्टम को समझते वक्त पूरा कॉन्सेंट्रेशन यार रखो, मस्त हो गया पढ़ो सर, एकदम प्रैक्टिकल ओके सर, यहां तक क्लियर। प्रैक्टिकल पढ़ाई का मतलब क्या होता है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? प्रैक्टिकल का मतलब न्यूमेरिकल नहीं होता है बच्चे, प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल लाइफ ओरिएंटेड बेटा, प्रैक्टिकल ट्रांजेक्शन दिखने चाहिए बेटा आपको, हाँ है ना बच्चों। यहां तक बात समझ में आई कि आपको? भाई आवाज नहीं आ रही हुई, पक्का। होटल बुकिंग, होटल बुकिंग जैसे ओयो, गुड बेटा, समझ रहा हूं आप क्या सोच रहे बेटा, क्लियर। जैसे आपने 3 दिन के लिए कोई होटल बुक किया बेटा, तू जिस तरह से स्माइल कर रहा ना बेटा, क्लियर, ये दिनों के लिए बुक नहीं करते, आवर्स के लिए बुक करते बेटा। सर इधर देना, तो मालिक आपने मान लो 3 दिन के लिए होटल बुक किया, और वो होटल आपने goibibo.com, macmatrip.com इस वेबसाइट वगैरह के थ्रू बुक किया है सर, होता ना बेटा सर्विस अपार्टमेंट, एयरबीएनबी बेटा, क्लियर। तो वहां पे भी 95 लगाया हुआ है बेटा, ठीक है। और डिटेल में बात करेंगे कब, जब चैप्टर नंबर 7 आएगा तब बच्चा, पर अभी मैंने आपको यहाँ एग्जांपल देके समझाया कि आखिर 95 क्या होता है, और इसको आरसीएम नहीं बोलते, इसको एफसीएम बोलते हैं बेटा। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट बच्चों, ओके क्लियर। इसलिए मैंने चैप्टर जब देखेंगे ना 7, उसका नाम भी क्या रखा है कि आरसीएम एंड ईसीओ, क्योंकि दिस चैप्टर इज नॉट ओनली आरसीएम, 95 इज ईसीओ बेटा, हाँ है ना मालिक, ओके। यहाँ पर सेक्शन नंबर 9 खत्म होता है। अब ये था आपका सेक्शन नंबर 91, 92, 93, 94, 95, क्लियर, ओके। पता है आपको जैसे सेक्शन नंबर 9 है सीजीएसटी एक्ट में, अच्छा पता है 91, 92, 93, 94, 95 एब्सोल्युटली सेम, 91, 92, 90, 93, 94, 95 कहां पर है? एसजीएसटी एक्ट में, बस यहां सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वहां क्या होगा? स्टेट, बाकी कोई चेंज नहीं है सर। अच्छा पता है सेम सेक्शन, सेक्शन नंबर 5 है किसका? आईजीएसटी एक्ट का। सेक्शन नंबर 5 ऑफ द आईजीएसटी भी क्या है बेटा? जो सेक्शन नंबर 9 है ना यहाँ पे वही। चलो आप मुझे बताएंगे 5(1) ऑफ द आईजीएसटी क्या होगा, बताओ। चार्जिंग सेक्शन,
जिसमें क्या लिखा होगा मैं बोल देता हूं बेटा, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा 9 सेक्शन 9(1) का, और ये भी समझ में आ जाएगा। IGST शैल बी लेविड, क्या लिखा सर? IGST शैल बी लेविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई, ऑन ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विसेज, और बोथ एक्सेप्ट alcohol liquor for human consumption at the rate notified by the government on the recommendation of the GST council, but not more than 40% of the value of goods or service or both, and it shall be payable by a taxable person. क्लियर? पूरा सेम, केवल इंट्रा की जगह इंटर, 20 की जगह 40। सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन 2, वो 5 गुड्स याद आएगी? कौन सी 5 गुड्स? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल मोटर, स्पिरिट कॉमन नोन एज पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन, फ्यूल एंड नेचुरल गैस। दारू तो ऊपर 9(1) में थी बेटा, मैं अभी 5(2) की बात करूं। 5(2) में 5 गुड्स है बेटा, हाँ है ना भाई? 5 सेक्शन में 5 सब सेक्शन 2 9 सब सेक्शन 2 में लिखा इन 5 गुड्स पे जीएसटी लगेगा फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, जो अब तक नोटिफाई नहीं। और दारू तो 5191 में लिखी हुई बेटा, इसलिए इन 6 गुड्स को क्या बोलते हैं बेटा? नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जीएसटी लेवी ही नहीं होता है बच्चों, ठीक है? फिर 5(3) क्या बोलता है बेटा? अरे याद है क्या? आरसीएम, वो इंटर हो या इंट्रा हो, दोनों में क्या है? आरसी में तो आरसी में बेटा। फिर बिल्डर याद आया क्या बेटा आपको? आरसीएम। फिर ईसीओ याद आया क्या बेटा? क्लियर? इंटर स्टेट सप्लाई हो या इंट्रा स्टेट सप्लाई हो, प्रोविजंस आर एब्सोल्युटली सेम। यहां तक पिक्चर क्लियर? पक्का? प्लस प्लस यहां पर सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन 1 में एक प्रोवाइजो एक्स्ट्रा है बेटा। यहाँ पे प्रोवाइजो मतलब एक पॉइंट एक्स्ट्रा दे रखा है यहाँ पे बेटा, और बोल दिया क्या? अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट करी है, क्या इंपोर्ट करी बेटा? मैं सर्विसेज इंपोर्ट की बात नहीं कर रहा आपसे, किसकी बात कर रहा बेटा मैं आपसे? ओ भाई, आपसे मैंने कल बोला था कि गुड्स के इंपोर्ट करने पे क्या लगता है बेटा? कस्टम्स ड्यूटी लगती है। याद आया बेटा आपको? आपको आता था ऑलरेडी बेटा, क्या लगता था मालिक? कस्टम्स ड्यूटी लगती है, और कस्टम्स ड्यूटी के साथ साथ आईजीएसटी भी लगेगा। क्या बोला बेटा? कस्टम्स के साथ साथ आईजीएसटी भी लगेगा। क्या लगेगा बच्चे? अच्छा, आइडिया क्या बता रहा हूं मैं आपको, केवल कस्टम नहीं पढ़ रहा, कस्टम आपके सिलेबस में नहीं आता, आएगा तो बात करेंगे सर। मालिक, अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट करी तो कस्टम क्लियरेंस होता है, डायरेक्ट आपके घर पे गुड्स नहीं आएगी बेटा, पहले कस्टम पोर्ट पे जाएगी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाएगी बेटा। जहाँ पे कस्टम स्टेशन होते हैं वहाँ पे कस्टम ड्यूटी पे करेंगे, गुड्स सारी चेक होगी, उसके बाद कस्टम पे होगा, उसके बाद गुड्स लेना अलाउ होगा, डायरेक्टली आपके घर पे अलाउ नहीं होगी बेटा। तो वहाँ पे जब कस्टम लेते हैं ना बेटा, कस्टम के साथ में आईजीएसटी भी उन गुड्स पे लगता है बेटा, क्योंकि उन्हीं गुड्स को अगर डोमेस्टिक मार्केट से खरीदा होता आपने तो जीएसटी लगता ना बेटा। तो गवर्नमेंट को हमने बोला कि अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स बेचते हो तो लगता है जीएसटी, तो इंपोर्ट रहा तो जीएसटी क्यों नहीं लग रहा साहब? इक्वलाइज करो, वरना इंपोर्टेड गुड्स सस्ते में आ जाएगी साहब। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? उसे भी आईजीएसटी चार्ज कर दिया। ठीक है बच्चों, क्लियर? अच्छा, सारी गुड्स के इंपोर्ट पे क्या बोला सर? सारे गुड्स के इंपोर्ट पर कस्टम लगता है, और अच्छा गुड्स के इंपोर्ट पे कस्टम लगता है, सर्विसेज के इंपोर्ट पे कस्टम नहीं लगता। सर्विसेज के इंपोर्ट पे कोई कस्टम क्लियरेंस होगा क्या बेटा? अरे कंसल्टेंसी फोन पे दे दी बेटा, तो बीच में कस्टम ऑफिसर आएगा क्या? समझे मेरी बात? तो गुड्स के केस में कस्टम लगता है, सर्विसेज के केस में केवल आईजीएसटी लगता है बेटा। गुड्स में क्या लगता है बेटा? कस्टम, और कस्टम के साथ में क्या लग जाएगा बच्चे? आईजीएसटी लग जाएगा। पर एक गुड्स ऐसी है बेटा जिसके इंपोर्ट पर कस्टम नहीं लगता है पर आईजीएसटी लगता है बेटा, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। क्या बेटा? वैसे इसका टॉपिक बाद में आएगा तो बात करेंगे हम। स्पेसिफाइड इनको अगर आपने इंपोर्ट किया है, क्या क्या बेटा आपने?
तो IGST लगेगा, कस्टम्स नहीं लगेगा। ओके बच्चों, ये बुक में लिखा है मैंने, लैंग्वेज होम में बेटा मिल जाएगा आपको। ओ भाई क्या बोला बेटा, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के इंपोर्ट पर IGST लगेगा पर कस्टम्स नहीं लगेगा। अब आप बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो, अच्छा पढ़ा रहे थे थोड़ी देर पहले तो अभी पता नहीं क्या हो रहा है। अब हाँ क्या है सर ओके ओके सर, एग्जाम्पल दूंगा तो मजा आएगा ना यार आपको यार। जंगली रमी पे आओ ना महाराज, और महाराज पहुंच गए। ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, पोकर, ड्रीम 11, ड्रीम 11 तो क्या इंडिया का है इसलिए बात नहीं कर रहा मैं आपसे बेटा। क्या स्टेक, STAKE, आउट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है ये, ऑनलाइन मनी गेमिंग की है। सट्टा खेलते हो, फेंको सर, हम बॉर्डर ले लेंगे ना बेटा। सर ने भी किसी के लेके आए बेटा। सर सुनना भाइयों, तो ये जो जुआ खेलते हैं, गैम्बलिंग, सट्टा खेलते, सट्टा बैटिंग है ना, खेलते हो ना बेटा। सरकार ये अगर वेबसाइट आउट ऑफ इंडिया की है, अच्छा डोमेस्टिक वाली वेबसाइट है तो भी GST लगता है बेटा। ये अगर वेबसाइट आउट ऑफ इंडिया की है तो कोई एक्चुअली गुड्स तो इंपोर्ट हुआ नहीं बेटा, पर जितना आपने बैट वैल्यू लगाया है, जितने का जुआ खेला आपने, जितने का सट्टा खेला आपने बेटा, उस पर GST लगता है। ये समझाना चाह रहा बेटा यहाँ पे, हाँ है ना मालिक, क्लियर। जुआ खेलोगे तो GST लगेगा, और अगर आउट ऑफ इंडिया वाली वेबसाइट है तो भी GST लगेगा। ओके मालिक, समझे मेरी बात बेटा। ठीक है सर, कैसीनोज वगैरह हो गए बेटा, है ना, ये सब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में आते हैं। ओके तो सर आउट ऑफ इंडिया की कोई वेबसाइट है, श्रीलंका की कोई वेबसाइट है बेटा, हाँ है ना, जिससे आपने जुआ खेला है, सट्टा खेला है, ऑनलाइन मनी गेमिंग खेला है आपने बेटा, तो उस पर GST लगता है। ऑल दो कस्टम नहीं लगता तो क्या हो गया, GST तो लगेगा। ठीक है पक्का, डन। आगे स्पेसिफाइड एक्सटर्नल क्लेम के बारे में बात और आएगी, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और समझाऊंगा अच्छे से बेटा मैं। ठीक है, यहां तक क्लियर, डन। तो सर यहां पर सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1, इसमें एक प्रोवाइजो एक्स्ट्रा था, और उस प्रोवाइजो के अंदर ही स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम की बात करी थी, वो भी मैंने आपको समझा दी बच्चों। ठीक है मालिक, क्लियर। आई होप चार्जिंग सेक्शन आपको पूरा समझ में आ गया, पक्का मालिक। चलिए सरकार, अब बात करता हूं क्या सर, सेक्शन नंबर 5 हो या सेक्शन नंबर 9 हो बेटा अरे इंट्रा स्टेट हो या इंटर स्टेट हो, GST कब लगता है, समझना बात को ध्यान से प्लीज सर। अच्छा यहां तक क्लियर है बेटा आपको, क्लियर। मेरा कहने का मतलब ये है कि बताओ GST कब लगता है, GST कब लगता है, CGST SGST कब लगता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई पर। IGST कब लग होता है, इंटर स्टेट सप्लाई पे। अच्छा इंट्रा हो या इंटर हो, छोड़, पॉइंट ये है C और S हो या I हो, छोड़। GST कब लगता है बेटा, सप्लाई पे बेटा। आवाज नहीं आ रही है, कब लगता है सर, मतलब ऐसा कौन सा इवेंट है जिसके होने पे ये टैक्स लगता है, सर ऐसा कौन सा इवेंट है जिसके होने पे ये टैक्स लगता है, जल्दी बताओ। अरे GST लेवी कब होता है भाई, सप्लाई। सो व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर GST, सप्लाई। व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर GST, आवाज नहीं आ रही सबकी सर। टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या होता है बेटा, वो इवेंट जिसके होने पर कोई पर्टिकुलर टैक्स लगता है। GST के अंदर वो इवेंट कौन सा है बेटा, कहां लिखा है, चार्जिंग सेक्शन में लिखा है बेटा। सेक्शन 9(1) में पढ़ा हमने कि इंट्रा स्टेट सप्लाई पे GST लगता है। क्या लिखा, मैन्युफैक्चर पे GST लगता है। क्या लिखा, सेल पे GST लगता है। क्या लिखा, सप्लाई। IGST में क्या लिखा, इंटरस्टेट सप्लाई पे IGST लगता है बच्चा, हाँ है ना भाई। तो इंट्रा हो इंटर हो, सर C और S हो या I हो, GST लेवी कब होता है बच्चा, आवाज आ रही, कब लगता है। तो वो इवेंट जिसके होने पे कोई पर्टिकुलर टैक्स लगता है इज कॉल्ड टैक्सेबल इवेंट। और GST के अंदर वो टैक्सेबल इवेंट क्या है, बताओ। कस्टम कब लगता है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो कस्टम्स के अंदर टैक्सेबल इवेंट क्या है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्साइज का टैक्सेबल इवेंट क्या है,
मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। सर सेल्स टैक्स वेट का टैक्सेबल इवेंट क्या है? फंडे समझो सर आप। हाँ है ना सर, टैक्सेबल इवेंट क्या था, शायद आपको समझ में आ गया बच्चा। तो बाकी के एक्ट मैंने नहीं पढ़ा है, फिर भी आंसर आपने दिया है मेरे को बेटा। मैं आपसे ये चाहता हूं, इंस्टीट्यूट आपसे ये चाहता है, क्लियर, कि दिमाग आपका चले, बुक्स की लैंग्वेज नहीं बोलना है रे। बुक्स में लिख दिया और आपने याद कर लिया, आपको कुछ भी नहीं आता है सर। समझे आप मेरी बात? आपको फंडा ऐसा समझ में आया कि आपका दिमाग काम करे बेटा, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एजुकेशन। और क्या है? ठीक है सर। सो टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज, आवाज अच्छे से नहीं रही है, टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज, व्हाट डू मीन बाय सप्लाई? is defined in section number 7 of the CGST Act। क्या डिफाइन किया मालिक? सेक्शन नंबर 7 में डिफाइन किया कि सर सप्लाई क्या होता है। तो आप मुझे बताओ सबसे इंपॉर्टेंट टर्म अंडर जीएसटी क्या है? सप्लाई। क्यों? सप्लाई होगा तो जीएसटी एक्ट पढ़ने का मतलब है सर, सप्लाई है ही नहीं, देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी जीएसटी एट ऑल। मतलब कितना इंपॉर्टेंट टर्म हो गया यार। अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई के स्कोप में नहीं आ रहा, खत्म। और अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई के स्कोप में आ रहा, मजा आ गया। क्लियर? इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म अंडर जीएसटी इज सप्लाई। The most important term under GST is supply, and the term supply is defined in section number 7 of the CGST Act। I hope यहां तक बात समझ में आ गई बेटा। आइए हम बात शुरू करते हैं किसकी? The term supply की। The term supply is defined in section number 7 of the CGST Act। दिल थाम के देखना, मजा आ जाएगा सर आपको। सप्लाई। अच्छा एक मिनट, ये देखना आप ध्यान से, एक मस्त चीज पढ़ता हूं। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1। यार एक चीज बता मुझे, ये सब सेक्शन 1 है या क्लोज 1 है? यही अगर ये लिखा होता अब क्या होता? क्लोज होता या सब सेक्शन ए होता? सर ये तो कभी सोचा नहीं। जो आप बोल दो सही है सर। ये कैसे पता पड़ता है कि क्लोज है कि सब सेक्शन है कि क्या है सर? ये क्या? अच्छा चलो ये लिखा होता तो ये होता ना रोमन 1 2 3 4, ये क्या होते हैं? क्लोज होते हैं या सब सेक्शन होते हैं? क्या होता है बेटा? पॉइंट समझ में आ गया आपको मेरा यार? क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? तो ये देख के डिफाइन नहीं होता है, पहली बात तो ये। ठीक है, ए लिखा है, बी लिखा है, 1 लिखा है, रोमन 1 लिखा है, वी डोंट केयर। ऐसा पता नहीं पड़ता है कि सब सेक्शन ही क्लोज है। एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं। कोई भी सेक्शन है बेटा, जैसे सेक्शन नंबर 2 है डेफिनेशंस वाला, ओके, उसमें ऐसा लिखा होता है। अच्छा उसमें भी 1 2 3 4 ही है, उसमें कोई एबीसीडी नहीं है बेटा। ठीक है, समझना। वहां पे ये लिखा होता है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड अंडर दिस एक्ट फॉलोइंग शेल बी डिफाइंड एज अंडर। ठीक है, ऐसा लिखा होता है कि अगर कहीं पे कुछ लिखा है स्पेसिफिकली तो बात अलग है, अदरवाइज इन वर्ड्स का मीनिंग ये होगा। ठीक है, फिर आया 1, फिर आया 2, इस तरह से आया। ठीक है, अभी हम सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 देखते हैं बेटा। यहां पे लिखा है सप्लाई इंक्लूड्स। ओके बच्चों, एक मिनट रुकिए 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 रुकिए। ये समझो बेटा, ये बुक्स में नहीं मिलता है ना, समझ में आता है बेटा। वैसे दोनों में क्या फर्क है? 7-1 और 2-1 में क्या फर्क है भाई साहब?
टू जब शुरू हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है, उसके बाद वन लिखा हुआ है। नहीं अच्छे से हाँ नहीं आया यार, जबरदस्ती आनी चाहिए बेटा मेरे को यार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? सर सेक्शन नंबर 2 जब शुरू हुआ है, आप देखिए ध्यान से, वह एक कॉमन लाइन है विच इज एप्लीकेबल ऑन 1 2 3 4 5 6 ब्ला 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 ब्ला। बट आप सेक्शन नंबर 7 में देखिए बेटा, 7 का कोई कॉमन लाइन नहीं है। दैट 7-1, फिर 7-2, फिर 7-3, 7-4, 7-5, नहीं है 7-6। सर इधर ध्यान, वो क्या मैं जोश में होश नहीं खोता बेटा। सर सुनना बात ध्यान से। ओ भाई भाई एक मिनट, पॉइंट मेरा आपसे ये है, डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? अगर कोई एक कॉमन लाइन होती है और फिर पॉइंट्स आते हैं, इट मींस दैट कॉमन लाइन इज एप्लीकेबल ऑन ऑल दीज क्लॉजेज। बट यहां पे 7-1 शुरू हो गया, फिर 7-2 शुरू हो जाएगा, पर 7-3 4 5, यहां कोई कॉमन गवर्निंग लाइन है क्या इनके लिए? कोई कॉमन लाइन है क्या बेटा? तो ये होते हैं सबसेक्शंस। क्या होते हैं बेटा? ये सबसेक्शंस, और यही क्या है? क्लोजेज। सेक्शन नंबर 2 क्लोज 1, सेक्शन 2 क्लोज 2। यहां पे सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 3 4 5 है ना। अगर कोई कॉमन लाइन है, उसके बाद अगर पॉइंट शुरू हो रहे तो वो क्या है बेटा? क्लोजेस है। अब भले वो ABCD हो, भले 1 2 3 4 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पर डायरेक्ट अगर ब्रेकअप कर दिया, मतलब कोई कॉमन गवर्निंग लाइन नहीं है, तो क्या है बेटा? वो सबसेक्शन से। देखो इसमें कोई कॉमन लाइन नहीं काट दिया बेटा बीच में से, 1 अलग 2 अलग 3 अलग 4 अलग, कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं सर इनका। दैट इज कॉल्ड सबसेक्शन। अच्छा यही रूल अगर हो तो भी रूल होंगे। ये अगर रूल होता तो सब रूल 1 सब रूल 2, यहाँ पे क्लोज A क्लोज 1 2 3 4, हाँ है ना। अब भले यहाँ पे A हो, B हो, रोमन वाला A हो, रोमन वाला 1 हो, कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी समझ में आया बेटा आपको ये? अच्छा ये बात केवल नॉलेज के लिए मैंने बताई आपको बेटा। एग्जाम में तो आपको क्या लिख के आना बेटा? ऐसे लिख के आना बेटा, या 2 1 ऐसे लिख के आना। बाकी एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है बेटा, उसको पता होना चाहिए क्लोज है कि सबसेक्शन है बेटा, हाँ है ना। पर लाइफ में काम आती है बेटा बातें ये सब। क्लियर? समझे मेरी बात? अब लाइफ टाइम आप इस चीज को नहीं भूल पाएंगे बेटा। ओके बच्चों, चलिए सर मैं अपनी बात शुरू करता बेटा। सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 बोलता है क्या? सप्लाई इंक्लूड्स। क्या लिखा बच्चा? सप्लाई इंक्लूड्स, यहां पे A B फिर C फिर D। लिखना मत लिखना मत लिखना मत, कुछ चेंज करने वाला बेटा मैं। क्लियर? सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज A क्लोज B क्लोज C क्लोज D। क्यों क्लोज? हाँ एक गवर्निंग लाइन ऊपर आ गई, कॉमन लाइन बेटा सबके लिए, हाँ ना भाई। क्लियर? ओके चलिए सर, पहले क्या पढ़ेंगे बेटा? A, उसके बाद आता है डबल A एक्चुअली, मैंने इसलिए मैंने आपको लिखने से मना किया बेटा। ओके अभी रुको, आप डबल A भी मत लिखो बेटा, ठीक है। पहले A पढ़ ले बेटा हम लोग। सर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर A। चलो एक पढ़ने से पहले एक चीज और बताओ, D भी था पर D था, अब नहीं रहा, D को काट के सबसेक्शन 1A कर दिया, वो छोड़ो भी आप। ओके एक मिनट, ए भाई ये ABC जो भी है वो पढ़ने से पहले ऊपर क्या लिखा बेटा? सप्लाई। सप्लाई इसका मीनिंग क्या है? सप्लाई इंक्लूड्स AAABC, इसका मतलब क्या है? इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसका मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब यह है कि AAAB और C ये ही है या ये भी है? ओनली है ऑल्सो? पक्का? और यही लिखा होता सप्लाई मीन्स, माई लाइफ मीन्स यू, तुम ही हो। माई लाइफ इंक्लूड्स यू, तुम भी हो। हाँ ना भाई। सर यहां पे क्या लिखा है? इंक्लूड्स, हाँ ना बच्चों। क्लियर? सर इट मीन्स दिस डेफिनेशन इज
नॉट एग्जॉस्टिव, दिस इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। मतलब लॉ मेकर्स आर सो स्मार्ट, सो स्मार्ट, क्योंकि इनको पता है नया एक्ट बन रहा है। और देश के लोग जबरदस्त स्मार्ट है बेटा, वो और भी होशियार है बेटा, डबल होशियार, उतना डेढ़ होशियार वो। क्यों? अगर कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई की डेफिनेशन से गलती से भी बाहर हो गया, खत्म, हम तो जीएसटी लगाएंगे ही नहीं। क्यों जीएसटी लगता है कब है साहब? और ये सप्लाई नहीं है, तो लॉ मेकर ने भी क्या बोला, हमने तो यहां कहां लिखा कि यही सप्लाई है, ये भी सप्लाई है, जो नहीं है, जो है वो तो है ही है, और जो सोच रहे हो वो भी हो सकता है ना बेटा। यस, गुड, समझे मेरी बात। वैसे लॉ मेकर्स आर सो स्मार्ट कि उन्होंने इन क्लोजेस में सब कुछ कवर कर दिया बेटा, कुछ छोड़ा ही नहीं, पर फिर भी नया एक्ट बना इसलिए इंक्लूड्स लिखा है। अब शायद कोई भी एक्ट अगर आप पढ़ेंगे, जब डेफिनेशन आप देखेंगे, जरूर आपका ध्यान जाएगा कहां कि मीन्स लिखा या इंक्लूड्स लिखा है ना भाई। अब तक हम डेफिनेशन पढ़ते वक्त ध्यान ही नहीं देते कि इंक्लूड से कि मीन से जो है वो पढ़ो फटाफट, हाँ है ना भाई, क्लियर। आइए बच्चों, सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर ए। क्या कहता है, बात कर ले बेटा। आइए बच्चों, क्या बेटा, बस समझ में आ रहा बेटा आपको ये? ओके, यहां लिखता हूं मैं। ब्रेक चाहिए क्या बेटा आपको? अभी चाहिए? अभी क्या अभी? चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं हम, और ब्रेक के बाद मिलते हैं, बट विद इन 10 मिनट्स। ओके, थैंक यू सो मच, माहौल जो बता शानदार। और हाँ, यहाँ पे जो भी मैंने नोट्स लिखे हैं ये मैं डेली बेस पर लेक्चर के बाद अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जो एकतम अकेडमी का है और यशवंत मंगल वाला इंटर वाला है, उसमें भी शेयर कर दूंगा बेटा मैं। ओके डन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं ब्रेक के बाद। माहौल जबरदस्त शानदार, आई होप समझ में आ रहा है बेटा आपको। ओके, थैंक यू।